हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और चैप्टर नंबर 10 है और नामकरण इसका इसी के साथ कर दिया गया है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि बजट क्या होता है। तो बजट मतलब ये समझिए आप कि अगर कोई भी फेस्टिवल आने वाला है तो आपको शॉपिंग के लिए जो पैसा मिलने वाला है वो आपके लिए बजट है। भाई, एक हाथ से आपने पैसा लिया और एक हाथ से दुकानदार को आपने दिया, ठीक है। तो ये इधर से आया तो मैंने कहा कि ये जो पैसा आया है ये मेरे लिए रिसिप्ट है, और ये पैसा मेरे ही हाथों से खर्चा हो गया, इसलिए क्या है, ये एक्सपेंडिचर है। अब मुझे हटा के मैं अपनी जगह रख लेता हूं गवर्नमेंट को। तो सरकार के पास जो पैसा आता है और सरकार ये जो पैसा खर्चा करती है, यही कहलाता है बजट। बट ये है क्या? तो ये एक टाइप का देखा जाए तो ये एक स्पीच है जिसमें कि बताया जाएगा कि भाई ये काम हम लोग करने वाले हैं और ये सारे के सारे हमारे खर्चे हैं। तो ये सब बताएगा कौन? कौन परमिशन देगा कि ये सब चीजें आप बता सकते हो? तो ये सब परमिशन देने का काम करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट बोलेंगे फाइनेंस मिनिस्टर को, चलिए आप जाइए इस तारीख को, आप जाके आप दोनों को सेशन को बुलाएं, ठीक है, दोनों हाउसेस को बुलाएं और उनके सामने क्या कर दे भैया, पूरा बजट का जो है वो भाषण दे दे। तो बजट आफ्टर ऑल देखा जाए कि ये एक टाइप की क्या है, अपने आप में एक स्पीच है, जो कि देने वाली जो पर्सन है उनका नाम क्या है भाई, निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी आज क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस बजट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसको टफ नहीं बनाना है, इसको हम लोगों को बहुत ही आसान बनाना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 जो है, और नाम क्या हो गया भैया, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और ये क्या है भैया, अपने आप में एक वन शॉट है, मतलब कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट करके हम लोग इस चैप्टर को समझे, ताकि ये एग्जाम में हमारे काम आ जाए। ओके, चलिए, तो मैंने आप लोगों से कहा कि इसको समझने के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले ये पॉकेट का ए साइड बना ले और ये बना ले हम लोग पॉकेट का बी साइज। ओके, अब ये पॉकेट का ए बी साइज तो हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब इस पॉकेट में हमारे पास मान लेते हैं 1000 रुपए आया, ठीक है। अब 1000 रुपए तो आया है, तो इसको मैंने सबसे इजी लैंग्वेज में क्या कह दिया भैया, रिसिप्ट्स। ओके, अब इसको मैं खर्चा करना चाहता हूं मार्केट में। तो फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल है तो मैंने जीन्स खरीद ली फॉर एग्जांपल 750 रुपए की, ठीक है। अब मेरे को एक टी शर्ट खरीदनी है तो मैंने ये टी शर्ट खरीद ली भाई आपकी, मान लेते हैं 150 की। चलिए, अब ये कुल मिला के हमारा कितना पैसा हो गया भाई, तो ये हो गया भैया 0 और ये हो गया 900, तो ये 100 रुपये मेरा बच गया। तो ये पार्ट बी जो है ये खर्चे का है, और ये खर्चे को मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये खर्चा कितना हो गया, 900। और अगर मान लेते हैं जो पैसा आया है और उसमें से जो पैसा मैंने खर्चा किया है और ये जो बच गया वो कितना था, 100 रुपये, तो ये मेरी क्या हो गई इस बार की सेविंग। तो सरकार भी तो ऐसे ही करती होगी, सरकार के पास जो पैसा आता होगा उसके लिए वो कोई ना कोई क्या बनाती होगी, प्लान बनाती होगी कि भैया इतना पैसा मेरे पास आने वाला है। अब ये सारा का सारा क्या है भाई, अज्यूम्ड है। अज्यूम्ड का मतलब जरूरी नहीं है कि ये पैसा आए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब यहां पे ये भी तो हो सकता है कि 1000 रुपए का सोचा है और मान लेते हैं सिर्फ 600 रुपए आए। अब ये 600 रुपए आएंगे तो आपका ये जो खर्चे वाला जो बी पार्ट है ये तो बहुत कम हो जाएगा। अब ये खर्चे वाला जो पार्ट है कम हो जाएगा तो इसके कारण ये भैया परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं पैसे पे डिपेंड करती है, और जब पैसा ही नहीं होगा हमारे पास तो हम लोग यहाँ पे लोगों को वेलफेयर जो देने वाले थे, जो कैंपेनिंग में हम लोगों ने बात करी थी कि ये सरकार ये देने का काम करेगी, तो ये तो दे ही नहीं पाएंगे। जब आप ये सब नहीं दे पाओगे तो आप पे फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि काय की सरकार भाई, जब आप पैसा ला ही नहीं पा रहे हो, पैसा खर्च ही नहीं कर पा रहे हो, तो काय की सरकार। तो ये सारी के सारी चीजें क्या करती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो इसी कंफ्यूजन को हम लोग आज क्या करने वाले हैं, टोटली सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अब ये जो वर्ड है बजट, ये क्या इंडिया का वर्ड है
ये तो हमें पता ही नहीं है भाई। सब लोग बोलते हैं बजट बजट बजट, क्या होता है ये बजट? तो हम लोग को सबसे इजी लैंग्वेज में समझ में आया कि आने वाला पैसा और जाने वाले पैसे को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिक टर्म में तो इसको हम लोग बोलते हैं बजट। बट ये जो बजट है ये एक वर्ड है जिसका नाम है भैया बूजट। क्या नाम है भैया? बूजट। और बूजट का मतलब होता है या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एक बैग, या तो बोल सकते हैं हम लोग इसको वॉलेट, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अपना रिसिप्ट्स और अपना एक्सपेंडिचर पूरे पेपर्स रख के कहां जाती है भैया? स्पीच देने जाती है। उस चीज को हम लोग बोलते हैं यहां बजट। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बजट नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता। यहां पे जो वर्ड यूज होता है उसको हम लोग आर्टिकल नंबर 112 में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एग्जाम में ये याद रखिएगा, बजट जो है अपने आप में क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है। तो इसी के साथ में हम लोग अब चैप्टर में अंदर एंट्री करते हैं और हर चीज को हम लोग एक बार बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, गवर्नमेंट बजट के इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वर्ड को याद रखिएगा, बजट। ओके, द वर्ड बजट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बूजट। कहां से आया है? तो ये फ्रेंच वर्ड है। कहां से आया भैया? बूजट नाम से आया। ओके, मीनिंग अ बैग और वॉलेट। देखिए ये जो बैग और वॉलेट है इसको मैंने क्या बोल दिया यहां पे? बजट। क्या बोल दिया भैया? बजट। तो जो यूनियन बजट ऑफ इंडिया है वो क्या बोलता है? ये बजट बजट नहीं होता भाई, कुछ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एएफएस, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साल भर का जो लेन देन है वो कहलाएगा यहां पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहां जगह दी गई है? तो इन लोगों ने कहा भाई आर्टिकल नंबर 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम लोगों को यहां पे दो चीजें याद हो गई कि बजट जो है अपने आप में एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है बूजट या वॉलेट बोल सकते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं बैग। ओके, और ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है आर्टिकल नंबर 112 के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक कमिटी थी जिसका नाम था एक्वर्थ कमिटी। इसने कहा भैया बजट पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है और इस बजट को हम लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। तो 1924 में एक्वर्थ कमिटी की रिकमेंडेशन पे बजट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, द यूनियन बजट एंड द रेलवे बजट। बट 2016 में जब हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि भैया इस बजट को अलग अलग मत करो, आप इसको मर्ज करके रखो। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कहा कि हम लोग को बजट को अलग नहीं करना है, हमें एक बना के चलना है भाई। ठीक है, तो 2016 में इन दोनों बजट को एक साथ कंपाइल्ड कर दिया गया। चलिए समझते हैं। लेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवेज, द रेलवे फाइनेंसेस वर सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसेस इन 1924। तो ईयर याद करके रखना भैया, 1924 में एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे बजट को दो पार्ट में बांट दिया गया, द यूनियन बजट एंड द रेलवे बजट। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोलता है नॉन टैक्स रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यह आर्टिकल नंबर 266 क्या कहता है? तो सरकार के पास जितने भी नॉन टैक्स रेवेन्यू आते हैं वो इकट्ठे कहां करके रखोगे भाई? तो उस इकट्ठे करने की जो जगह है उसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है भाई? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल नंबर 266 में आता है। तो यह भी हमारे एजर्शन और रीजन में आ सकता है कि सरकार के पास जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आया वो कहां रखना है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखना। आर्टिकल कौन सा है भैया? 266 है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट बजट होता है वो एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जो कि शो करता है क्या? एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। कितना पैसा यहां आ रहा है और यहां कितना आप खर्चा करने वाले हैं इस साल के अंदर। इस साल को क्या कहा गया है भैया? फिस्कल ईयर। क्या कहा गया है? फिस्कल ईयर। तो आने वाला पैसा, जाने वाला पैसा एक साल के अंदर। अब फिस्कल ईयर कब से आप स्टार्ट करने वाले हैं सर? तो मैंने कहा 1 अप्रैल से स्टार्ट करो भाई। कब तक के स्टार्ट करो इसको? 31 मार्च तक के करो। तो एक फिस्कल ईयर में जो भी आया जो भी गया वो सब क्या कहलाएगा भैया? हमारा बजट कहलाएगा। ओके, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। गवर्नमेंट बजट जो है वो सारे लेवल्स पे क्या करा जाता है? बनाया जाता है। हमारे यहां फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि यहां पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, अब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करें? मान लेते हैं ये इंडिया है। इंडिया में पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहले ये
2 टीयर सिस्टम पे काम करती थी, अब ये करती है 3 टीयर सिस्टम पे काम। ओके, तो 2 टीयर में पहले होता था सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का बजट और होता था स्टेट गवर्नमेंट का बजट, बट अब धीरे धीरे क्या करने लग गए हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी बजट बनाने लग गए। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे यहाँ 3 टीयर सिस्टम पे काम हो रहा है, जिसमें 3 पार्ट में बजट्स को हम लोग क्या करेंगे भाई, बनाएंगे। ओके, चलिए समझते हैं। एट ऑल द लेवल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको मैं बोलूंगा यूनियन गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, द बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नोन एज यूनियन बजट। तो हमारे यहाँ का जो बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाएगी उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं भाई, यूनियन बजट बोलने वाले हैं। और यूनियन बजट पे ही क्लास 12 में हम लोग को क्या करना है बच्चों, फोकस करना है। क्या करना है भाई, फोकस करना है। तो दिमाग को खोल के बिल्कुल ये सब चीजें जो है वो पढ़ते जाइए, क्योंकि एग्जाम में इसमें घुमावदार क्वेश्चन आने वाला है। ओके, चलिए। इन इंडिया द बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। बजट कहां शो होता है भैया, पार्लियामेंट में। अब ये पार्लियामेंट क्या होता है, तो पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन होता है जहां पे 3 मेन बॉडीज होती है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि जो बजट है वो प्रेजेंट होता है कहां पे भाई, पार्लियामेंट पे। ऑन सच ए डे एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट, मतलब प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना पार्लियामेंट में बजट नहीं आ सकता है। ओके, बाय कन्वेंशन इट इज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी एवरी ईयर। तो ये कोशिश करते हैं कि फरवरी का जो आखिरी दिन है, मतलब कि वर्किंग डे जो भी है, उस दिन इस बजट को क्या करा जाए, टेबल्ड किया जाए, मतलब पार्लियामेंट में पेश किया जाए। ओके, द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर शोन इन द बजट आर नॉट द एक्चुअल फिगर, मतलब कि ये सारे के सारे जो भी फिगर होंगे वो सारे क्या होंगे, एस्टिमेटेड फिगर होंगे, नॉट द एक्चुअल फिगर, बट दे आर द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर। जो फिस्कल ईयर आने वाला है उसमें लगभग इतना खर्चा इस सेक्टर में होने वाला है। इन सब की इंफॉर्मेशन कहां मिलने वाली है, हम लोगों को बजट में मिलने वाली है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहां पे बात करते हैं भाई कि जो गवर्नमेंट बजट होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब मेन एम क्या है भाई गवर्नमेंट बजट का। तो सबसे पहले बोलता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यह रीएलोकेशन का मतलब क्या होता है भाई, आपको एक जिम्मेदारी दी गई है। क्या जिम्मेदारी दी गई है भैया, कि क्लास 12th में आप बहुत अच्छे से पढ़ें और अच्छे से मार्क्स लेके आए। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भाई आप पढ़ने पे ध्यान ही नहीं दे रहे, बाकी सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब आफ्टर और रिजल्ट अगर मान लेते ऊपर नीचे होगा तो आप सारी की सारी चीजों में बोलोगे कि भैया ये रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप होंगे। क्यों, क्योंकि रिजल्ट आपके नाम पे आएगा, किसी और के नाम पे नहीं आएगा। इसीलिए कंसंट्रेट होकर सारी की सारी चीजें करना जरूरी है। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने ये जो पैसा था मान लेते हैं कंपनी को दे दिया, फॉर एग्जांपल बीएचईएल को। अब ये बीएचईएल को दे दिया उसने पैसा, बोला कि भैया अच्छे से काम कर रहा, बट अच्छे से काम नहीं करा, तो फिर क्या करेगी, इससे वो पैसा निकाल के दूसरी कंपनी को दे देती है, फॉर एग्जांपल एनटीपीसी को दे देती है। एनटीपीसी सही से काम नहीं करेगी तो फिर एनएचपीसी को दे देगी। तो इसने क्या करा, इसके पास जो रिसोर्सेज थी, सरकार के पास जो रिसोर्सेज थी, वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में क्या करती गई भाई, ट्रांसफर करती गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसने रीएलोकेशन कर दिया काय का, रिसोर्सेज का। जब आप प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड ना करने के कारण आपका जो भी पैसा आपको मिलता था, घर वाले देते थे शॉपिंग के लिए, वो देना बंद कर देंगे। ओके, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। लिखना क्या है ये समझते हैं। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी। आप पे घर वालों ने बहुत सारा पैसा लगाया, ठीक है, आपने कुल मिला के उनको बेवकूफ बनाया और जनवरी में बोला कि सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अब उसमें क्रैश कोर्स कर लिया, दुनियादारी, ये सब सारी चीजें कर ली। ठीक है, अब मैं एक ही बात बोलूंगा, बस आप चीजों को समझते जाए, समझेंगे तो अपने आप एग्जाम में चीजें रिकॉल होंगी और एग्जाम में आप लिख पाएंगे। बट दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी भाई, तभी तो कुछ याद होगा यहाँ पे। ओके, तो इन्हें कहा कि आपने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करवा दिया, बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो क्या हो गया भैया, कम हो गया। मतलब रिजल्ट क्या है, बहुत ज्यादा लो है। प्राइवेट सेक्टर डज नॉट अंडरटेक मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्राइवेट सेक्टर तो इन्वॉल्व ही नहीं होता। ओके, दिस वर्क शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। सारा काम कौन करती है, सरकार करती है।
दो, budgetary policy government aims to reallocate resources in accordance with the economic and the social welfare of the economy. अब अगर आप सही से परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो आपका पार्ट किसी और को दे दिया जाएगा, आपको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है भाई। घर वाले अगर आप पे भरोसा कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उनको प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या करना है, बिल्कुल हाई देना है। ओके, बाकी सब चीजें क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। चलिए, तो रियलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज का मतलब सरकार के पास जो भी जहां से पैसा आ रहा था, अब वहां से उतना पैसा नहीं आ रहा, तो सरकार ने बोला भैया प्लान चेंज करो, स्कीम चेंज करो, ऐसे नहीं तो ऐसे करो, पैसा आना चाहिए। तो जब आप किसी सिस्टम को अपने ही चेंज करते हैं, दैट इज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी। आई रिपीट, अपने ही सिस्टम को जब आप अपनी ही पॉलिसीज को खुद से चेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। ओके, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट लाइक टैक्सेशन, टैक्सेशन मतलब सरकार जो जिस तरीके से टैक्स लगाती है उस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इन लोगों ने बोल दिया फॉर एग्जांपल कि डायरेक्ट टैक्स में जो आईटीआर फाइल कर रहा है लगभग 6 लाख तक के क्या है, टैक्स फ्री है। हो सकता है इसको बढ़ा के सरकार ये कर दे कल को कि 7 लाख तक के टैक्स फ्री है, और हो सकता है ये कर दे कि 8 लाख तक के जो है वो क्या है भैया यहाँ पे टैक्स फ्री है। तो सरकार को ऐसा लगता है तो वो क्या करेगी भैया, टैक्स फ्री की लिमिट भी जो है वो बढ़ा सकती है, और चाहे तो कम भी कर सकती है। मतलब उसने खुद की पॉलिसी में क्या करा भैया, चेंज कर दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सब्सिडीज की। तो अब ये सब्सिडी होता क्या है भाई, तो लोगों ने कहा सब्सिडी का मतलब होता है सरकार आपको पैसा देती है। सरकार पैसा नहीं देती, सरकार आपको समझाती है कि देखिए आपके कारण हमें इतना लॉस जो हो रहा है वो हम लोग आपको सब्सिडी के फॉर्म में आपके अकाउंट में दे रहे हैं। इसको हम लोग बहुत इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सब्सिडी का मतलब होता है कायदे से डिस्काउंट गिवन बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने आपको जो डिस्काउंट दिया दैट इज नोन एज सब्सिडी। ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि बीपीसीएल नाम की कंपनी जो है वो एलपीजी सिलेंडर बनाती है। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, इसकी जो कॉस्ट है बीपीसीएल को पड़ती है, मान लेते हैं 1100 रुपए। ओके, अब ये 1100 रुपए इसने लिख दिया इस पे एमआरपी। एमआरपी का मतलब हो गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके, बट जब ये आपके पास आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट ने कहा मिस्टर एक्स आप 1100 रुपए ही दीजिए। अभी आपने बोला ठीक है भाई साहब दे देंगे 1100 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। बट सरकार ने कहा कि आपके खाते में मतलब बैंक अकाउंट में आपको 200 रुपए वापस मिल जाएगा और खाते में आएगा, इसीलिए इसको मैं बोलता हूं डीबीटी, दैट इज नोन एज डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। ओके, अब ये कितना रुपए आया आपके खाते में, 200 रुपए, तो एक्चुअली में आपको कितना देना पड़ा, सिर्फ 900 रुपए। आप ध्यान से समझिएगा, तो ये 200 रुपए जो गवर्नमेंट ने ये 200 रुपए किसको दे दिया भैया, बीपीसीएल को दे दिया। ठीक है, तो सरकार ने हर एक सिलेंडर पे 200 रुपए का नुकसान जो झेला है आपके कारण, क्योंकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। बट सरकार ये रियलाइज भी करवाना चाह रही है कि आपके लिए सरकार इतना नुकसान झेल रही है तो आप भी कहीं ना कहीं कंट्री में क्या करें, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करें। तो ये यहाँ पे सब्सिडीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इसमें भी क्या कर सकती है सरकार, चेंज कर सकती है। ये जो 200 रुपए आपको डिस्काउंट दे रही है, हो सकता है ये 200 रुपए की जगह सिर्फ 20 रुपए देना शुरू कर दे, तो आपके जेब से कितना चला जाएगा भाई, बहुत सारा पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सरकार से बना के रखे और समय पे क्या करे, टैक्स जमा करते रहे। ओके, और जो सरकार खर्चा करती है सोशल सिक्योरिटी पे, फॉर एग्जांपल पुलिस। अब ये जो पुलिस है भाई, पुलिस बहुत कोशिश करती है आपको समझाने की हेलमेट लगा लो, नहीं लगा रहे, गाड़ी ओवर स्पीडिंग नहीं करो, नहीं भाई, राइडिंग धीरे करो, नहीं करना, हमें सब रूल्स तोड़ने हैं। ठीक है, तो पुलिस आपको क्या कर सकती है, एक बार समझा सकती है, 2 बार समझा सकती है, और वो क्या करती है, सिर्फ आपके चालान काटती है, आपको समझाती है मगर आपको समझ में आता नहीं है। तो सरकार क्या करती है, फिर ये सिक्योरिटी पे और ज्यादा खर्चा करने लगती है। क्यों? क्योंकि लोग उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सीडेंट रोकने के लिए ही ये लोग क्या करते हैं, आपको बहुत ज्यादा हिदायत देते हैं। तो ये जो सिस्टम इनने चेंज करे, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं यहाँ पे, redistribution activities, okay, are used by government to reduce the inequalities of income and wealth through the budgetary policy। ठीक है, तो बजटरी पॉलिसी के थ्रू ये जो इनइक्वालिटीज है, किसके बीच में इनइक्वालिटीज है भाई, तो 2 लोगों के बीच में है, एक तो रिच वर्सेस पुअर।
तो इनके बीच में जो इनइक्वालिटीज है इसको खत्म करने की कोशिश कर रही है सरकार कंटिन्यूअसली। ओके, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटीज। तो ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब ये मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है, तो जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं अगर ढंग से काम नहीं करेगी, प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी, तो सरकार उसको या तो पूरा बेच देगी या तो उसका कुछ पार्ट निकाल के बेच देगी। कुछ पार्ट निकाल के बेचा तो क्या कहलाएगा भैया, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। यहां पे यहां तक के बात क्लियर हो गई आपको। इसी को कहा जाता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आइए हम लोग इसको समझते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिसको हम लोग PSUs भी बोल सकते हैं, विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। हमारे यहाँ की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचा जाता है। अगर लोग जब नहीं सोचते हैं तो सरकार बोलती है ठीक है भाई, हमें क्या करना, हम भी एक काम करते हैं, बैलेंस कर देते हैं इसको। ठीक है, तो हमारी जो मेन स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की वो है सोशल वेलफेयर। किसकी भाई, पब्लिक की। ओके, बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन for making such enterprises and for providing them financial help। कोशिश करती है सरकार बहुत लास्ट तक के कि आपकी मदद कर पाए, बट आपकी मदद करने के बाद भी अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया तो सरकार क्या करती है भैया, आपका पैटर्न ही चेंज कर देती है, आपको हटा के वो किसी और को काम देना शुरू कर देती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। आगे हम लोग बात करेंगे स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हमें पता है पैसा कमाने के लिए हम लोग जो भी काम करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर आप सही से काम नहीं करेंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा और हमारी कंट्री की जो इनकम है, नेशनल इनकम, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कम। तो इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए सरकार आपको फोर्सफुली कहती है कि भैया कम से कम 6 से 8 घंटे आप काम तो करें। ओके, चलिए समझते हैं इसको। गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशन। गवर्नमेंट बजट कहीं ना कहीं इसलिए भी बनाया जाता है कि जो बिजनेस फ्लक्चुएशन होता है वो कम हो यहाँ पे कहीं ना कहीं। ओके, ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स हो रहा है रेट का, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ओके, एंड टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। और सरकार क्या चाहती है कि आपका मार्केट में जो इकोनॉमी सिस्टम है वो क्या रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा भी चीजों के रेट ना बढ़े और बहुत ज्यादा कम भी ना। बहुत ज्यादा कम होंगे तो किसानों को नुकसान होगा, जो कि हमारी बैकबोन है भाई हमारी कंट्री की, उनको नुकसान होना मतलब पूरी कंट्री की इकोनॉमी खत्म हो जाना। ओके, चलिए समझते हैं। इन द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस वेरियस पॉलिसीज टू न्यूट्रलाइज द बिजनेस फ्लक्चुएशन। तो ये क्या करती है, अलग अलग पॉलिसी बनाती है ताकि जो बिजनेस फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको ये यहां पे बहुत ही आसानी से क्या कर सके भाई, कंट्रोल कर सके। ओके, चलिए तो हम लोगों ने अभी बात करी यहां पे स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी की। आगे हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की। सरकार बजट इसीलिए बना रही है ताकि हमारी देश तरक्की कर सके। ठीक है, हमारा देश अगर तरक्की नहीं करेगा तो फिर हमें भी गरीबों की तरह रहना पड़ेगा, और गरीबों की तरह रहना मतलब अपने आप को खत्म कर लेना, ये होता है। ठीक है, सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। हम लोग इंडियन हैं, इसका हमें क्या है भैया, गर्व है। ओके, चलिए इसको समझते हैं हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को। इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी इकोनॉमी। द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ रेट कब बढ़ेगी, जब आप सेविंग करोगे, हर चीज खर्चा कर दोगे, हर चीज खर्चा कर दोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब आप सेविंग करोगे तभी तो आगे जाके क्या कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। जब इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पे होगी। चलिए, therefore budgetary policies emphasis to create the condition for saving investment in the economy। अब सरकार बोल रही है कि भाई आपको अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करना है तो मैक्सिमम क्या करें भैया, आप सेविंग करें। अगर सेविंग करेंगे इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो सरकार को आप क्या दोगे भाई, टैक्स दोगे। क्या दोगे, टैक्स दोगे। चलिए, तो हम लोगों ने ये कुछ हम लोगों ने बात करी यहां पे किसकी भाई, ऑब्जेक्टिव्स की। तो सबसे पहला क्या हो गया, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा क्या हो गया आपका, रीएलोकेशन के बाद क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा क्या हो गया भाई आपका, तीसरा क्या हो गया, ठीक है समझिए भाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे आसान तरीका ये करना है, जैसे ही आप भूल जाते हैं चीजों को तो एक काम करें, तो सबके पहले पहले वर्ड को लिख ले। जैसे ये लिख लिया तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा भैया, सबसे पहला क्या था देखिए ऑब्जेक्टिव्स में, देखिए ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे लिख लेंगे,
ओ आर। ऑब्जेक्टिव्स में क्या हो गया, सबसे पहला रीलोकेशन, दूसरा क्या हो गया आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा क्या हो गया आपका मैनेजमेंट, चौथा क्या हो गया भैया आपका स्टेबलाइजिंग, ठीक है, और आखिरी क्या हो गया आपका इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये हो गया भैया और, ठीक है, रम से, ठीक है। तो यहां पे ओ का मतलब क्या हो गया भैया ऑब्जेक्टिव, ये आर का मतलब क्या हो गया भैया रीलोकेशन, इसका रिडिस्ट्रीब्यूशन, इसका मैनेजमेंट, इसका मतलब स्टेबलाइजिंग, और ई का मतलब क्या हो गया यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं भाई, किसी भी चीज को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, और रम से, क्या बोल दिया गया, और रम से। एक बार फिर से याद करने की हम लोग कोशिश करते हैं। मैंने बोला ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, आर आर एम एस ई, और रम से मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, रीअलोकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, स्टेबलाइजिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहां पे किसी भी चीज को याद करते हैं। तो हम लोगों ने याद कर लिया है ऑब्जेक्टिव्स को, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बजट में। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा क्योंकि हम लोगों को बजट को आज कैसे भी करके कंप्लीट करना है, समझना है पैसा आया कहां और जाने वाला है कहां। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की, कि जो गवर्नमेंट बजट है उसमें होता क्या क्या है। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास दो पॉकेट है और एक पॉकेट को मैंने बोल दिया आर फॉर रिसिप्ट्स और ई फॉर एक्सपेंडिचर। चलिए हम लोग कंपोनेंट्स पे आते हैं हम लोग। चलिए, गवर्नमेंट बजट कितने कंपोनेंट है भैया, तो इनने बोला दो कंपोनेंट है हमारे पास, क्या नाम है, तो इनने कहा बजट रिसिप्ट्स और इनने कहा बजट एक्सपेंडिचर। चलिए, अभी मैंने इसके पहले आपको याद करवाया था, क्या याद करवाया था भैया, और रम से, क्या याद करवाया था, और रम से, ओ आर आर एम एस ई। ओके, अब हम लोग क्या याद करने वाले हैं, गवर्नमेंट बजट के डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसको हम लोग याद करते हैं भैया, बजट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पहला रिसिप्ट्स और दूसरा क्या हो गया भैया एक्सपेंडिचर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये जो बजट रिसिप्ट से डिवाइडेड है किसमें भैया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में। तो अब ये जो डिवाइड कर देते हैं हम लोग इसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स में और कैपिटल रिसिप्ट्स में, इसको हम लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब याद करने का तरीका क्या है भैया, बी आर ई, ठीक है, बी आर ई हो गया। अब यहाँ पे क्या उठा लिया हम लोगों ने, यहाँ पे ये आर आर उठा लिया, फिर उठा लिया क्या सी आर, इधर क्या उठा लिया भैया आर ई, और यहाँ क्या उठा लिया सी ई। ठीक है ना भाई, तो ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे करके क्या करेंगे, इसको भी याद कर लेंगे। ओके, तो बजट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। ओके, अब बजट रिसिप्ट दो पार्ट में, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। इसी तरीके से बजट एक्सपेंडिचर दो पार्ट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब हम लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं भाई, बी आर ई तो हो गया हमें याद, ठीक है, बी फॉर बजट, आर फॉर क्या होगा भैया यहाँ पे रिसिप्ट, ई फॉर का हो गया यहाँ पे एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है इसको हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, आर सी तो दोनों में कॉमन है, आर सी का मतलब क्या हो गया भैया यहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल, और पहले वाले में क्या होगा भैया सब रिसिप्ट्स और दूसरे वाले में सब क्या होंगे एक्सपेंडिचर। ये हमें याद हो गया यहीं पे। ओके, चलिए, तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, इस बजट चैप्टर को पूरा का पूरा याद कर लेंगे एट द एंड। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं भाई बजट रिसिप्ट होती क्या है। तो बोलता है इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड रिसिप्ट, एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट, कोशिश करेंगे कि इस बार हमारे पास इतना पैसा आ जाए, सरकार ये कोशिश कर रही है और बोल रही है कि हाँ इतना तो आ सकता है। ओके, फ्रॉम ऑल द सोर्सेस इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, जितनी भी जगह से पैसा आता है सब जोड़ तोड़ के इतना पैसा हमारे पास आने वाला है, इसको हम लोगों ने बोला यहाँ पे क्या, बजट रिसिप्ट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बजट रिसिप्ट्स को हम लोग और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। बजट रिसिप्ट्स में हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स और ये क्या हो गया भाई हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, अब रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके की होती है, पहला होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कैपिटल रिसिप्ट पे आते हैं। कैपिटल रिसिप्ट तीन तरीके से होती है, या तो बोरोइंग्स, या तो रिकवरी ऑफ लोन, या तो होता है अदर रिसिप्ट। तो ये क्या हो गया भैया
BRO क्या हो गया भैया, BRO। तो यहां पे हम लोगों के पास क्या आ गया कि जो बजट रिसिप्ट्स है ये दो पार्ट में डिवाइड है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। चलिए हम लोग इसको याद करते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स, ये TNT बन गया हमारा, ठीक है। और ये कैपिटल रिसिप्ट क्या बन गया भैया, BRO। तो भाई टेंट लगाओ ब्रो, क्या लगाओ, टेंट लगाओ ब्रो। तो जो पैसा आ रहा है रिसिप्ट्स पे, कैपिटल रिसिप्ट से आए या रेवेन्यू रिसिप्ट से आए, तो हम लोग बोलेंगे टेंट लगाओ ब्रो। क्या लगाओ भाई, टेंट लगाओ ब्रो। तो TNT स्टैंड्स फॉर, T फॉर टैक्स, NT फॉर नॉन टैक्स। B मतलब बोरोइंग्स, R मतलब रिकवरी ऑफ लोन और O मतलब हो गया अदर रिसिप्ट्स। चलिए तो हम लोगों ने ये भी याद कर लिया, हमें ये समझ में आ गया कि जो रिसिप्ट्स है वो कितने तरीके से होती है, दो। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट फिर दो तरीके से डिवाइड होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। अगर हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें तो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तीन ब्रो। क्या, B फॉर बोरोइंग, R फॉर भाई रिकवरी ऑफ लोन और O फॉर अदर रिसिप्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, कि हमें लिखना क्या है ये भी तो हमें पता चलेगा। चलिए, इट रेफर्स टू दोस रिसिप्ट्स, एक ऐसे रिसिप्ट्स विच नीदर क्रिएट्स लाइबिलिटी, जो कभी भी कोई भी लाइबिलिटी ना बनाए, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ना बनाए, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स, ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रही है किसी को देने की, ना तो इसके कारण कहीं प्रॉपर्टी में कोई कमी आ रही है, ना तो भाई लाइबिलिटी इसमें कुछ चेंज हो रही है, ना तो आपकी एसेट्स में कोई भी चेंज यहां पे हो रहा है। दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, कंटिन्यूअसली ये पैसा जो है हमारे पास आता ही रहता है भैया। बाबा मौज में, क्यों मौज में भाई, क्योंकि हर जगह से पैसा आ रहा है, देना किसी को भी नहीं। एग्जाम्पल पे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि भैया टैक्स और नॉन टैक्स दोनों में आपको कुछ करना नहीं है, बोल दिया भैया टैक्स दो तो आपको देना पड़ेगा, अगर मना करोगे तो आपको सामान ही नहीं मिलेगा। ओके, तो ना तो यहाँ लायबिलिटी में कोई चेंज है, ना तो एसेट्स में यहाँ पे कोई चेंज होता है। ओके, गवर्नमेंट रिसीव्स देम इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ नहीं करेगी तो भी उसके पास इतना टैक्स तो आना ही है, और टैक्स चुराओगे तो भैया बहुत कठिन पनिशमेंट भी सरकार देगी। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टैक्स रेवेन्यू की। तो टैक्स होता क्या है, तो टैक्स मींस कंपलसरी फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट। सरकार आप जितनी भी यहां पे रह रहे हो, उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बदले में आपसे जो फीस चार्ज करती है, बट कंपलसरी फीस होती है ये, इसको बोला जाता है यहां पे टैक्स रेवेन्यू। क्या कहा जाता है भैया, टैक्स। इसका लोड जो है वो हम पे ही पड़ता है, एट द एंड किस पे पड़ता है भाई, कंज्यूमर पे ही इसका लोड पड़ता है। आइए समझते हैं इसको। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट which are collected in the form of taxes and other duties। अलग अलग तरीके के जो टैक्सेस लगाती है, अलग अलग तरीके से जो ड्यूटीज लगाती है, वो सारी की सारी किस में आती है भैया, टैक्स रेवेन्यू में आती है। टैक्स रेवेन्यू इज द मेन सोर्स ऑफ रेगुलर रिसिप्ट, और टैक्स रेवेन्यू जो है वो रेगुलर रिसिप्ट है किसकी भाई, गवर्नमेंट के। बिना कोई एफर्ट के इसको आराम से क्या मिल जाता है भाई, टैक्स मिल जाता है, और देना भी जरूरी है। ओके, टैक्स रेवेन्यू इज द मेन सोर्स ऑफ रेगुलर रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड टैक्स को क्या बोलता है भाई, कंपलसरी पेमेंट है, ये तो आपको देना जरूरी है। बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री, मतलब बाहर वालों पे नहीं लगाना है, बट वो कोई सामान खरीदेगा तो उस पे तो उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। टू द गवर्नमेंट विदाउट रिसीविंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न, टैक्स आज आप दे रहे हैं मगर आप सरकार से नहीं पूछ सकते हमारा पैसा कहां इस्तेमाल हुआ। डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होने वाला, मगर इनडायरेक्टली आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो आप बिजली देख रहे हैं, जो आप रोड देख रहे हैं, रेलवे ओवरब्रिज देख रहे हैं, फ्लाईओवर्स देख रहे हैं, दुनियादारी जितनी आप चीजें देख रहे हैं, ये डायरेक्ट आपके बेनिफिट्स में नहीं आ रहा, बट इनडायरेक्टली आप ही के लिए बनाया गया, क्योंकि सरकार हर जगह थोड़ी ना जाएगी भाई। रोड्स, हाईवेज, स्टेट हाईवेज, ग्रामीण सड़क योजना, ये सब लोगों के लिए तो बनाई जा रही है। तो सरकार इस टैक्स को बहुत ही सही तरीके से क्या करती है, हमेशा इस्तेमाल करती है, बट आपको इसका फायदा डायरेक्ट नहीं मगर इनडायरेक्ट बहुत सारा मिलने वाला है। तो इस टैक्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को चार्ज करने वाली एक बॉडी है जिसको बोलते हैं हम लोग CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इसको चार्ज करने वाली एक बॉडी थी जिसका नाम था CBEC, पर इसको चेंज करके बना दिया गया है
CBIC, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम हुआ करता था, बट 2016 के बाद इसको चेंज करके बना गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें अंतर क्या हुआ भाई, तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जिस पे लगाया जाए उसी से वसूल किया जाए। देखिए भैया, निकाल लिया सरकार ने इससे टैक्स, तो ये भाग नहीं सकता, टैक्स तो इसको देना ही पड़ेगा। तो जिसका टैक्स का बर्डन ट्रांसफर नहीं हो सकता उन टैक्सेस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि बहुत इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब ये ट्रांसफर कैसे हो जाता है, तो वो कोई बोलेगा थोड़ी ना होलसेलर लाओ भैया टैक्स दो मुझे, कोई रिटेलर थोड़ी ना बोलेगा लाओ भैया टैक्स का बर्डन दो मुझे, ऐसा कोई नहीं करने वाला। बट सरकार बैठी हुई है, सरकार ने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप लोग टैक्स मत दो, हम लोग टैक्स आपसे वसूल कर लेंगे। ये ब्रेड बनाने वाला एक बंदा था, उसने ब्रेड बना ली 20 रुपीज की, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं यहां पे प्रोड्यूसर, इसने ये बनाई और सरकार ने इस पे लगा दिया 4 रुपए का जीएसटी। अब ये 4 रुपए का जीएसटी प्रोड्यूसर किसको दे देगा भाई, गवर्नमेंट को, ठीक है। अब ये जो बर्डन इस पे पड़ा है ये क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा होलसेलर पे। तो अब ये 4 रुपए किससे लेगा भैया, होलसेलर से। होलसेलर किससे लेगा, ये रिटेलर से। रिटेलर किससे लेगा भैया, कस्टमर से। तो देखिए लगा कौन रहा है, गवर्नमेंट, आखिरी में दे कौन रहा है, कस्टमर। तो ये जो बार बार इस तरीके से ये सांप की तरह शिफ्ट हो रहा है, यही तो है भाई क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, विच कैन बी इजिली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। इसको लगाने वाली जो भाई इंस्टीट्यूशन है उसका नाम क्या रख दिया अपन ने, CBIC। क्या रख दिया भैया, CBIC। चलिए इसको हम लोग और समझते हैं डीपली। दे आर दोज टैक्सेस, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं दैट आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और ए कंपनी। या तो पर्सन की इनकम पे लगाओ या तो कंपनी पे लगा दो, एंड आर पेड डायरेक्टली देम टू द गवर्नमेंट। भैया उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को ये पैसा देना ही पड़ेगा। खुद ने दिया तो इनकम टैक्स, कंपनी ने दिया तो कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी पे जो टैक्स दिया उसको क्या बोलेंगे भैया हम लोग यहाँ पे, वेल्थ टैक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, वेल्थ टैक्स। क्या होता है वेल्थ टैक्स, तो इजी लैंग्वेज में समझे इसको हम लोग, इसी को तो बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स। क्या बोलते हैं भाई, प्रॉपर्टी टैक्स। मतलब ये भाई अगर इस पे लगाया गया है मिस्टर एक्स पे, तो ये नहीं कह सकता कि मिस्टर वाई आप जाके इस टैक्स को दे दो, ठीक है ना। तो देखिए कितना हंस रहे हैं ये लोग, क्यों, क्योंकि ये टैक्स ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। तो नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स है ये, कौन सा भैया, डायरेक्ट टैक्स। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इनडायरेक्ट टैक्स पे आते हैं। वो सारे टैक्सेस जो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी, सेल्स टैक्स, वैट, कस्टम, एक्साइज, जिस पे लगाया गया वो तो कभी नहीं देगा, मगर ये ट्रांसफर करके सरकार आपसे वसूल करने वाली है। ओके, समझते हैं इंडायरेक्ट टैक्स को। दे आर दोज टैक्सेस व्हिच अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा टैक्स जो इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल को अफेक्ट तो करेगी, ओके, थ्रू देयर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बट कब, जब आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे तब। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट बिना खाए पिए रहोगे कैसे मेरे भाई, तो खाना पीना तो पड़ेगा ना। तो जब खाओगे पियोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए भाई, तो किसी ने कहा मैं तो छोटा सा बच्चा हूं मैं तो टैक्स नहीं देता। अब किसी ने कहा मैं तो सीनियर सिटीजन हूं मैं तो टैक्स नहीं देता। अरे भाई खाना पीना थोड़ी ना छोड़ा है, जैसे ही आपने बर्थ लिया, ठीक है, तो आपने कुछ ना कुछ कंजप्शन स्टार्ट किया, अप टू डेट कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहोगे, तो ये पूरी लाइफ टाइम आपसे सुबह शाम दिन रात टैक्स जो लिया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी है। ये बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है भाई सरकार का, बिना टैक्स के कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब नो फ्री लंच अवेलेबल एनीवेयर, ठीक है, पेरेंट्स ही फ्री लंच देंगे, इसके अलावा आपको कोई फ्री लंच नहीं देगा। यहां समझते हैं आगे इसको हम लोग।
दे आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कंजप्शन किसका करोगे, तो वो या तो गुड्स होंगे या तो क्या होंगे भाई, सर्विसेज। गुड्स का मतलब ऐसे टेंजिबल चीजें जो आपको दिख रही है, फील हो रही है और उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, वो सारी की सारी गुड्स हो गई। सर्विसेज का मतलब क्या हुआ भाई, वो सारी चीजें जो दिख नहीं रही है मगर आपका काम आसान बना रही है। मैंने क्या कहा था आपको, टेंशन लेने की क्या है बात जब विजय ठाकरे है साथ, तो मैं आपको दिख तो रहा हूं ना, बट मैं आपके सामने कैसे फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं हूं, बट मैं आप तक के पहुंच पा रहा हूं, मेरी आवाज पहुंच पा रही है। आपका काम मैं क्या कर रहा हूं, आसान बना रहा हूं। यही तो क्या कहलाएगा सारा का सारा, सर्विसेज। क्या कहलाएगा बच्चों, सर्विसेज। एग्जांपल की बात करें हम लोग, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स और जीएसटी। कौन सा टैक्स है भाई, इनडायरेक्ट टैक्स है। वो सारे टैक्स जो इजीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं वन पर्सन से अनदर पर्सन पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा इंस्टीट्यूशन, तो सीबीआईसी, या पहले क्या बोलते थे इसको, सीबीईसी। क्या बोलते थे बच्चों, सीबीईसी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग टैक्स के बाद हम लोग बात करते हैं भैया नॉन टैक्स रेवेन्यू की, जो डायरेक्टली तो नहीं ले सकते बट आपकी गलती के कारण आपको अगर टैक्स देना पड़ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है ना, कौन सा भैया, नॉन टैक्स रेवेन्यू। चलिए समझते हैं होता क्या है। इट रेफर्स टू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस अदर देन दोस ऑफ टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट्स के अलावा जो भी अदर टाइप से वसूली होती है आपकी, उसको हम लोग बोलते हैं यहां नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या बोलते हैं भाई, नॉन टैक्स रेवेन्यू। मेन सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू आर एज फॉलोज। अब हम लोग आते हैं मेन टाइप पे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा था भैया, ब्रो बोले तो क्या, बी फॉर बोरोइंग्स, आर फॉर रिकवरी ऑफ लोन और ओ फॉर अदर रिसिप्ट्स। ठीक है ना, चलिए ये तो हम लोग को याद हो चुका है। अब इसमें हम लोग उनकी बात करेंगे जो सारी चीजें अदर देन टैक्स हम लोगों को क्या करनी है भैया, पे करनी है। जैसे सबसे पहला, जो आपने लोन लिया तो लोन के बदले में आपने जो इंटरेस्ट दिया, ये सरकार का फ्री फंड का पैसा है। क्यों, क्योंकि उस पैसे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, तो प्रॉफिट मतलब कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करा होगा, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा होगा। डिविडेंड, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनको आउट ऑफ द प्रॉफिट जो बेनिफिट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिविडेंड। ओके, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सरकार की बात हो रही है। फीस, जितनी भी आप सुविधाएं ले रहे हैं उसके बदले में आपको क्या देनी पड़ेगी यहाँ पे, फीस। जैसे रजिस्ट्रेशन फी, लाइसेंस फी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। फाइन्स एंड पेनाल्टीज, गलती करो सरकार को पैसा दो। मैंने कहा था कि सरकार आपसे कुछ नहीं लेना चाहती बट आप खुद ही गलती करते हो, हेलमेट ही नहीं पहनते हो। ठीक है, और भाई क्या बोलें, अब ओवर स्पीडिंग करना तो एक फैशन है हमारे यहाँ। ठीक है ना, और हमारे यहाँ क्या है, गुंडागर्दी एक फैशन है। भाई गुंडागर्दी को बहुत ज्यादा हमारे यहाँ प्रमोट किया जाता है, अच्छी चीजों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि अच्छी चीजों को ग्रहण करने में समय लगता है, बुरी चीजों को ग्रहण करने में कोई भी नॉलेज की जरूरत नहीं है, फटाक से क्या कर लेता है इंसान, ग्रैब कर लेता है। सरकार ने बोला ठीक है भाई करो आप गलत चीजों को, हम लोग बनाएंगे आपके लिए फाइन्स और पेनाल्टीज, ताकि आप अगली बार करने से 10 बार पहले सोचो। इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर्स, किस पे लगेगा भैया, लॉ ब्रेकर्स पे। अब लॉ बनाया क्यों जाता है, ताकि आप डिसिप्लिन में रहो, बट आपको डिसिप्लिन ही मेंटेन नहीं करना, तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, ये लो पेनाल्टी भरो, अपने आप डिसिप्लिन में रहोगे। एस्चीट्स का मतलब क्या होता है, जिसका कोई भी अब प्रॉपर्टी का ओनर ना रहा हो उस पे भी जो पैसा देना हो सरकार को, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एस्चीट्स। इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर। कोई भी लीगल हायर उसका ना हो तो उसके बदले में भी उस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टैक्स रेवेन्यू। गिफ्ट एंड ग्रांट्स, अगर दूसरी कंट्री से हमारे पास कोई पैसा आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है, तो उस पर भी क्या करना है भैया, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये सब किस में आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। ओके, फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे के सारे किसके पार्ट हो गए भाई, तो ये सारे के सारे पार्ट हो गए हमारे यहाँ नॉन टैक्स रेवेन्यू के। किसके हो गए भैया, पहले हम लोगों ने टैक्स पढ़ा, अब दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, और हम लोग देखते हैं इसमें आता है फॉरफीचर्स। अब ये फॉरफीचर्स क्या होता है, समय पे जब आप अपने शेयर्स जो भी आपने परचेज करे हैं
उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। जब आप पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर वो बोलेंगे भैया क्यों नहीं करी, तो आपने जितना पेमेंट करा वो भी क्या कर लेगी, वो जब्त कर जाएगी, हजम कर जाएगी, बोले आओ मजा आ गया। ठीक है, तो ये चीजों को जो आपने दे के रखा है उसको छीन लेना क्या कहलाता है यहाँ पे, फॉरफीचर। क्या कहलाता है बेटा, फॉरफीचर। दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेनाल्टीज विच आर इम्पोज बाय द कोर्ट्स फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपने जो भी आपको बोला गया था वो फुलफिल नहीं किया तो कोर्ट भी क्या करती है, आपकी चीजों को जब्त कर लेती है। बोला गया इतना फाइन देना है, नहीं दिया तो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर लेगी, आपकी गाड़ी सीज कर लेगी। मतलब कहीं ना कहीं आप कोर्ट को डायरेक्टली क्या कर रहे हो भैया, चैलेंज कर रहे हो। तो ये चैलेंज जो है वो सरकार क्या करती है, छीन के आपका बराबर कर देती है। तो पूरी अकड़ जो है वो शांत हो जाती है आपकी। ओके, चलिए, स्पेशल असेसमेंट, it refers to the payment made by the owner of those whose value has appreciated due to development activities of the government। अब ये स्पेशल असेसमेंट का मतलब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक प्लॉट है और प्लॉट का एरिया है 1000, ठीक है, मान लेते हैं। चलिए, अब ये 1000 स्क्वायर फीट में बना प्लॉट है और मान लेते हैं यहाँ पे पहले रोड सैंक्शन नहीं थी, ठीक है, तब यहां पे इनने कहा कि 1000 स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। बट जैसे ही यहां पे रोड बनती है तो ये अपने आप इसके रेट को बढ़ा के कर देता है 5000 रुपए स्क्वायर फीट। क्यों बढ़ा दिया भैया रेट, क्यों, क्योंकि पहले अप्रोच वहां तक के नहीं थी, बट रोड बनने के कारण लोगों की वहां पे क्या हो गई है, सीधी सीधी अप्रोच हो गई है, इसके कारण यहां स्पेशल असेसमेंट हुआ। तो सरकार भी क्या बोलेगी, सरकार बोल रही थी पहले 500 रुपए का टैक्स दो, अब सरकार बोलती है 5000 रुपए का टैक्स दो, लाओ दो भैया, क्योंकि आपकी जगह की वैल्यू बढ़ गई ना, जब वैल्यू बढ़ गई तो पैसा भी देना ज्यादा बढ़ता है। तो इन सबको भी हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट मानते हैं और ये सब क्या कहलाता है भैया, ये सब कहलाता है स्पेशल असेसमेंट। क्या कहलाता है यहाँ पे, ये स्पेशल असेसमेंट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे हम लोग बेटा कैपिटल रिसिप्ट्स की। अभी तक हम लोगों ने बात करी है रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। ओके, तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या कहता है, इट रेफर्स टू दोस रिसिप्ट्स व्हिच आर ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी, मतलब यहां पे ये लायबिलिटी क्रिएट करेगा और कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स, मतलब या तो लायबिलिटी बढ़ा दो या तो एसेट्स को क्या कर दो भैया, कम कर दो। मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स आने के कारण कहीं ना कहीं लायबिलिटीज में और एसेट्स में क्या होंगे, चेंज होंगे। क्या होंगे भैया, लायबिलिटीज में और एसेट्स में क्या होंगे, चेंज होंगे। ओके, इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट दे आर दोस आइटम्स विच आर नॉन रिकरिंग। कैसे होंगे, नॉन रिकरिंग, पैसा आ गया तो ठीक है और नहीं आया तो कुछ कर भी नहीं सकते भैया, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया, नॉन रिकरिंग। बट रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या था भैया, रिकरिंग, और कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या है, नॉन रिकरिंग एंड इर्रेगुलर इन नेचर सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। और क्या बोल रहा है भैया, इर्रेगुलर है, एक तो नॉन रिकरिंग और दूसरा क्या हो गया, इर्रेगुलर है। ओके, तो कैपिटल रिसिप्ट जो है वो हमारे लिए क्या हो गई, अब थोड़ा सा रिस्की गेम हो गया है। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले बात करी इसमें बोरोइंग की। किसकी बात करी, बोरोइंग, मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी ने, सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या लोकल गवर्नमेंट ने किसी से पैसा लिया होगा एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। पैसा भी तो चुकाना पड़ेगा ना भाई, पैसा ले तो लेते हो उधार, मगर चुकाते नहीं हो समय पे तो व्यवहार खराब होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल खराब होंगे भाई। चलिए, दे आर द फंड रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट इट्स डेफिसिट। ये पैसा क्यों लिया गया, ताकि ये अपनी जो डेफिसिट है उसको क्या कर सके, यहाँ पे मीट कर सके। एक्सपेंडिचर ओवर रिसिप्ट्स, ठीक है, खर्चा ज्यादा है और पैसा कम आया है, इसीलिए तो आपको क्या करना पड़ रहा है भाई, बोरोइंग यहाँ पे करनी पड़ रही है। They are treated as capital receipt as they cause an increase in the liability of the government। अब ये क्या बोल रहा है भाई, कहीं ना कहीं ये कैपिटल रिसिप्ट्स इसलिए ट्रीट हो रही है क्योंकि ये लायबिलिटी हमारी बढ़ा रही है। सरकार की लायबिलिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सरकार ने किसी से लिया, भाई चुकाना भी तो पड़ेगा, और ऐसे तो नहीं चुकाओगे क्योंकि यहाँ पे आज हर बॉडी कमर्शियल बॉडी है, तो कोई भी फ्री में काम नहीं करेगा। आपने जो भी पैसा लिया है चुकाओगे विद इंटरेस्ट, इसके कारण सरकार की जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है भैया, यहाँ पे लायबिलिटी सरकार की बढ़ जाती है। मतलब कि कैपिटल रेवेन्यू में भाई, कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होगा कि आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और एसेट्स क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो बोरोइंग हम लोगों ने समझा, और हम लोग समझते हैं कि बोरोइंग करने के लिए हमें कहां कहां से पैसा लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम एनी ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस, अलग अलग तरीके से क्या कर सकती है, वो
पैसा ले सकती है। सबसे पहला तरीका क्या है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपको पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को क्या करती है भैया, इशू करती है, मगर इशू कौन कर रहा है यहाँ पे, आरबीआई। पैसे की जरूरत किसको है, सरकार को, ठीक है। सरकार ने आरबीआई को आदेश दिया, आरबीआई ने किसको आदेश दिया भैया, पब्लिक सेक्टर बैंक को दिया, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक क्या करेगी भैया, कस्टमर को बोलेगी चलो भैया पैसा दो, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इस तरह। तो मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार कहीं ना कहीं क्या करती है, सिक्योरिटीज को लॉन्च करती है, और सरकार के पास क्या आ जाता है, आरबीआई के थ्रू पैसा आ जाता है। मगर वो पैसा रहता किसका है, तो पैसा रहता है भैया कस्टमर का। किसका रहता है, कस्टमर का। तो इससे भी सरकार के पास पैसा आ जाता है। अगर सरकार को वापस लौटाना है ना भाई, तो सरकार को वापस लौटाना है, मतलब लायबिलिटीज बढ़ गई सरकार की पहले से। नंबर 2 पप्पा मतलब आरबीआई। आरबीआई ही तो सारा का सारा खेल करता है भाई। तो आरबीआई जो है वो बैंक है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये पप्पा जो है बैंकों के, वो क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट को पैसा दे देते हैं, लो भैया रखो। मगर लायबिलिटी फिर बढ़ गई, क्यों, क्योंकि आरबीआई को भी विद इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप ही ने कहा कि आरबीआई अपने आप में कमर्शियल बॉडी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बोलता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। अगर मान लेते हैं हमारी कंट्री में इतना पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे पैसा लेंगे। उसके लिए हमारे पास 2 इंस्टीट्यूशन काम आते हैं, वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक को हम लोग और क्या बोल सकते हैं भाई, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या बोलता है भाई, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 हम लोग आते हैं भाई रिकवरी ऑफ लोन पे। जो भी पैसा आपने पहले दे के रखा था, आज क्या करोगे, आप उसको वसूल करने का काम करोगे। तो ये भी तो पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं, मगर इसके लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने एसेट्स को अपनी गिरवी रखा होगा, और ये कहीं ना कहीं आपकी लायबिलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है ना। अगर सामने वाले नहीं दिए तो आपको तो चुकाना पड़ेगा ना ये पैसा। तो ये रिकवरी ऑफ लोन जो है, ये भी किस में आता है भैया, कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है। गवर्नमेंट ग्रांट वेरियस लोन टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। जिसको पैसे की जरूरत होती है यूनियन गवर्नमेंट दे देती है, मगर इसको पैसा भी तो निकलवाना पड़ेगा दोबारा, ओके। रिकवरी ऑफ सच लोन इज अ कैपिटल रिसिप्ट एज इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं इसके कारण एसेट जो होती है वो क्या हो जाती है भाई, रेडी हो जाती। लायबिलिटी तो बढ़ी रही है, मगर इसके साथ एसेट्स भी क्या हो रही है आपकी, कंटिन्यूअसली कम हो रही है। तो कैपिटल रिसिप्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा है सरकार के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं भाई अदर रिसिप्ट्स में। तो अदर रिसिप्ट्स में सबसे पहला आता है भैया डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्यों, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मान लेते हैं एक्स लिमिटेड में 2000 करोड़ सरकार ने लगाए, कंटिन्यूअसली लॉस बियर कर रही है। मान लेते हैं आज इसके पास सिर्फ 200 करोड़ बचे। सरकार ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, काम करने का तरीका सही करो, फिर भी नहीं कर पाए। ये 200 करोड़ से ये आ गई भैया 20 करोड़ पे। सरकार ने बोला यार अब तो दिक्कत है, अब तो हमारे पास भी पैसा नहीं बचा। सरकार क्या करेगी, इसका एक पार्ट निकाल के क्या करेगी, बेच देगी। तो अभी तक के सरकार ने इसमें क्या करा था भैया, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करा था। आप बोलेगे भैया अब इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अब क्या करो भैया, पैसे निकाल लो, क्या करोगे। तो इनने कहा एक काम करो भाई, पैसा निकालने का तरीका क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होता है, तो सरकार अपनी कंपनी का कुछ शेयर या मैक्सिमम शेयर बेच देती है किसी भी बाहर वाले को। इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिसइन्वेस्टमेंट। चलिए तो ये अदर रिसिप्ट्स का ये एक पार्ट है। तो सरकार की क्या हुई, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गई और एसेट्स क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। ये बात समझ में आ रही है क्या हम लोगों को। चलिए समझते हैं। इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग a part or the whole of shares of selected public sector undertakings held by the government। एक पार्ट निकाल के बेचना या मैक्सिमम पार्ट निकाल के बेचना, ये सारा का सारा किस में आता है भैया, डिसइन्वेस्टमेंट में आता है। किस में आता है बच्चों, डिसइन्वेस्टमेंट में आता है। they are termed as capital receipts as they reduce the assets of the government। क्यों, क्योंकि ये सरकार की एसेट्स को क्या कर रही है भाई, कम कर रही है। क्यों, क्योंकि पहले प्रॉपर्टी ज्यादा हुआ करती थी, पार्ट बिकते चले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एसेट्स में रिडक्शन हो जाएगा। एसेट्स में रिडक्शन मतलब लायबिलिटीज का भी बढ़ना। अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल सेविंग्स की यहाँ पे। अब ये जो स्मॉल सेविंग्स है क्या होती है, इट रेफर्स टू द फंड रेज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो जो आम जनता है ये इससे क्या करेगी, पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेगी।
form of post office deposit, national savings certificate, etc. They are treated as capital receipt as it leads to increase in the liability. भैया पैसा तो ले लिया, अब चुकाना भी तो पड़ेगा, तो उस चुकाने के लिए भी तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है ना भाई। आपका काम हो रहा है मगर आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। तो इसमें हम लोगों ने समझा कि स्मॉल सेविंग से सरकार के पास पैसा तो यहाँ पे आ ही जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये पैसा आ चुका है। तो ये जो स्मॉल सेविंग है इसमें हम लोग ये समझ चुके हैं कि लोग क्या करेंगे भैया, अपना पैसा निकाल के सरकार को देंगे। ये तो ठीक बात है, सरकार को पैसा दे दिया, अच्छी बात है ये। मान लेते हैं आपने 100 रुपए कमाया और 100 रुपए में से कम 20 रुपए बचाया और किसको दे दिया भैया, सरकार को दे दिया। मैं इसको यहाँ पे बोल देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपने ये पैसा दिया, बट सरकार ने जब आपसे ये 20 रुपीज लिया तो इसके बदले में ये आपको वापस भी तो करेगी ना भाई पैसा। तो सरकार की कहीं ना कहीं इसके कारण लाइबिलिटी जो है वो तो बढ़ गई मेरे भाई, हाँ या ना। तो यहाँ पे यही तो दिक्कत हो रही है कि सरकार की लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, बट सरकार को पैसा तो चाहिए ना भाई। तो सरकार को पैसा चाहिए तो भैया पैसा लेना पड़ेगा और उसके बदले में कुछ ना कुछ तो देना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लायबिलिटीज क्या कर रही है भाई, स्मॉल सेविंग बढ़ा रही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्मॉल सेविंग के बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बजट एक्सपेंडिचर की, मतलब सरकार के खर्चों की बात करेंगे भैया। तो सरकार के जो खर्च है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कुछ चीजें हम लोग सोचते हैं कि इतना खर्चा करेंगे, कुछ चीजें हम लोग सोचते हैं कि इतना खर्चा नहीं करेंगे, बट एट द एंड खर्चा ज्यादा भी हो जाता है और कम भी हो जाता है। मतलब कि अगर हम लोग खर्चों की बात करें तो जनरली ये दो टाइप के होने चाहिए, एक तो हो गए प्लान्ड, दूसरे हो गए अनप्लान्ड या मैं बोल देता हूं नॉन प्लान्ड। ठीक है, अब ये अनप्लान्ड और नॉन प्लान्ड का मतलब क्या हुआ भाई, ध्यान से समझिए। अब प्लान्ड में मान लेते हैं मैंने सोचा कि भाई 1000 रुपए खर्चा करूंगा, बट हुआ क्या, 1000 रुपए खर्चा ना होकर मेरे हो गए 1200 रुपए खर्च। अब ये जो 200 रुपए है ये मेरे ऊपर क्या हो गई भाई, उधारी हो गई। अब ये उधारी भी तो चुकाना पड़ेगा। तो सरकार के साथ भी तो ऐसे ही हो सकता है, एकदम से कोई इमरजेंसी आ गई, मान लेते हैं कि किसी एरिया में फ्लड आ गया भाई, फ्लड आ गया तो वहां पे अब खाना पानी राशन दुनियादारी सब पहुंचाना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा है ये इमरजेंसी में आ गया, तो सरकार के पास ऑलरेडी 200 रुपए की उधारी थी और 2000 रुपए की हो गई, एक जीरो और बढ़ा देता हूं मैं। अब तो प्रॉब्लम हो गई ना यहाँ पे। तो इसी तरीके से जो बजट एक्सपेंडिचर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं बजट एक्सपेंडिचर को। इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। एस्टिमेटेड बोल रहा हूं, एक्चुअल नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ओके। इन द कमिंग फिस्कल ईयर, आने वाला जो साल है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के इस टाइम पीरियड में भैया बताओ कितना खर्चा हो सकता है। उस हिसाब से हम लोग लोगों से टैक्स भी तो लेने का काम करेंगे। चलिए, तो ये क्या कहलाता है भैया, हमारा क्या कहलाता है भैया, बजट एक्सपेंडिचर। चलिए बजट एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। बजट एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब पैसा कमाने के लिए भी जो खर्चा किया जाए उसको बोलेंगे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कुछ चीज बना के जो खर्चा किया जाए उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर कितने भागों में बढ़ गया भैया, 2 भागों में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए अब हम लोग एक एक को समझने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, तो यहां पे भी मेनली जो 2 रोल आने वाले हैं वो आने वाले हैं लायबिलिटीज के और एसेट्स के। ठीक बात। चलिए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या बोलता है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, एक ऐसा एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट्स एन एसेट्स, या तो यहां पे क्या हो जाए भाई, आपकी एसेट्स जो है वो बन जाए या बढ़ जाए, बन जाए या बढ़ जाए, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पे ऑफ द गवर्नमेंट। बट ये क्या बोल रहा है भैया, यहां पे ना तो यहां पे कोई एसेट्स बने, ठीक है, नीदर क्रिएट बोल रहा है, यहां पे क्रिएट नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, नीदर क्रिएट। ठीक है, तो अब यहां पे एसेट्स क्या है, नहीं बन रही,
और आपकी जो लाइबिलिटी है, रिडक्शन इन द लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑफ द गवर्नमेंट, ना तो आपकी क्या हो रही है, जो लाइबिलिटी हो रही है उसमें कोई रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों ही क्या हो रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, कांस्टेंट। इट इज इनकर्ड ड्यू टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्यों होता है, क्योंकि सरकार बड़े ही आराम से रिलैक्स होके क्या कर रही है, यहाँ पे काम कर रही है। ओके, एंड प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विसेज, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ सैलरीज। अब यहाँ पेमेंट ऑफ सैलरीज की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार की हम लोग इनकम की बात कर रहे हैं भाई। अब ये सरकार की इनकम दो तरीके से दे सकती है सरकार, एक तो वो जो काम करने के बदले में पैसा दे रही हो, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फैक्टर इनकम, ठीक है, एक वो इनकम जो बिना काम के मिल रही हो, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसफर इनकम। अब ये जो ट्रांसफर इनकम है ये किसको देना है, तो स्टूडेंट है तो स्कॉलरशिप मिलेगी भाई, अगर ओल्ड एज बंदा है तो उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे पेंशन मिलेगी। अब यहाँ पे सरकार के लिए जो भी बंदा काम कर रहा हो उसको जो इनकम मिलेगी वो क्या कहलाएगी, सारी की सारी यहाँ पे फैक्टर इनकम कहलाएगी भाई, ठीक है। तो ये इनकम अलग अलग तरीके से सरकार दे रही है, ठीक है ना। चलिए तो यहां आगे समझते हैं, पेमेंट ऑफ सैलरी हो गई, पेंशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अगर मान लेते हैं किसी ने भी कुछ पैसा दे के रखा है तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी आप लोगों ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, एम्प्लॉय बना के रखा है, उनको भी तो क्या देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके एक तरीके के खर्चे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, क्या होते हैं। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, एक ऐसे खर्चे विच ईदर क्रिएट्स, वहां ईदर था, यहां पे क्या हो गया, ईदर क्रिएट एंड एसेट्स, क्या करे भाई, ये एसेट्स को बनाए, और कॉजेस एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, और कहीं ना कहीं लाइबिलिटी को क्या कर दे भैया, कम कर दे, ठीक है। इट इज नॉन रिकरिंग, बट कैसा रहेगा, ये हमेशा नॉन रिकरिंग इन नेचर रहेगा और इरेगुलर इन नेचर। नॉन रिकरिंग रहेगा और दूसरा क्या रहेगा भाई, इरेगुलर रहेगा। ओके, एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, जो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कंस्ट्रक्शन कर रही है, ये सारा का सारा क्या आ जाएगा भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे बन रही है ना भाई, ध्यान दीजिए। तो कुछ चीज बनने के बदले में जो सरकार पैसा ले रही है वो क्या होगा आपका यहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रोड्स की बात करें, फ्लाईओवर्स की बात करें, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स की बात करें, क्योंकि ये पैसा आपको चुकाना भी तो है, तो ये सारा का सारा किस में आ जाएगा भैया, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोगों ने बात करी अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, और किसकी बात करी हम लोगों ने यहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो बजट एक्सपेंडिचर होता है उसको फिर हम लोग अलग अलग टाइप में और बांट देते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब सरकार को पता है कुछ चीजें हमें प्लान करनी पड़ेगी। क्यों प्लान करनी पड़ेगी भाई, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 136 करोड़ हो गई है। अब 136 करोड़ के लिए आपको सिर्फ छोटा सा काम अगर दे दिया जाए कि भैया वाटर फैसिलिटीज ही आपको देनी है, क्या देनी है, वाटर फैसिलिटी। तो वाटर फैसिलिटी ऐसा तो नहीं है कुएं से निकाला पानी और पहुंचा दिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, टैप ड्रिंकिंग वाटर बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है ना। अब ये टैप ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको सप्लाई करनी पड़ेगी पानी की, अब वो कहीं ना कहीं डैम से करनी पड़ेगी या कहीं ना कहीं से बोरिंग से करनी पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी ना भाई। ओके, तो ये आपको पता है कि आगे चल के प्रॉब्लम होगी, तो सरकार अभी से क्या करेगी, प्लान करेगी कि भैया पानी के लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ तो यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो अब ये सारा खर्चा किस में आ जाता है भैया, प्लान में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सरकार की बोलते हैं कौन सी, प्लान्ड एक्सपेंडिचर की स्कीम, ठीक है। अब इसके लिए सरकार ने 1950 के बाद ही क्या बना लिए थे, 5 ईयर प्लान। कब बनाए थे, 1950 में, ठीक है। बट ये आज 5 ईयर प्लान के नाम से नहीं जाने जाते, आज इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नीति आयोग।
अब ये नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्योंकि देखा गया कि प्लांट में सोचा तो गया कि ऐसा ऐसा करेंगे, मगर एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे वो नहीं हो रहा था। जब ऐसा नहीं हो रहा था तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, मतलब जो बोल रहे हैं वो करके यहां पे दिखाना पड़ेगा। तो यहां 5 ईयर प्लान में जो काम नहीं हो पाया वो अब कहां हो रहा है भैया, नीति आयोग में हो रहा है। इसी तरीके से यहां प्लान एक्सपेंडिचर में बोल रहा है कि वो सारे प्लान्स जो 5 ईयर में ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, 5 ईयर प्लान में टारगेट किए गए थे, उन सबको हम लोग बोलेंगे यहां पे प्लान्ड एक्सपेंडिचर। आई रिपीट, उन सबको क्या बोलने वाले हैं यहां पे हम लोग, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या बोलता है भाई, नॉट लिस्टेड इन 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में जो नहीं होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे भैया, नॉन प्लान्ड होंगे। ठीक है, तो अब प्लांट में ये तो हो सकता है कि हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया भाई वाटर फैसिलिटी। अब यहां पे मान लेते हैं कि फ्लड आ गया, इसके लिए कोई आप अवेयर तो थोड़ा ना थे, ये तो नेचुरल डिजास्टर है, कभी भी आ सकता है भाई। अब आ गया और फॉर एग्जांपल ये साउथ इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स को इसने घेर लिया, तो ये पूरा साउथ इंडिया जो है पानी से भर गया। अब बताओ क्या करोगे, तो सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। सरकार मना तो नहीं कर सकती कि भैया हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस है, ऐसा नहीं बोलेगी सरकार। क्या करेगी भैया, जल्दी जल्दी बोलेगी एनडीआरएफ को, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को, जाओ भैया लोग अपने डूब रहे हैं, परेशान है, जाइए भैया उनके लिए सॉल्यूशन निकालिए, कुछ खाना पहुंचाइए। फिर क्या करेगी वो, फटाफट नेवल शिप्स को पहुंचाएगी, भैया चलिए खाना पहुंचाइए। एयरफोर्स को बोलेगी जो लोग डूब रहे हैं उनको उठा के लाए, सेफ जगह पे पहुंचाए। तो यहां पे सरकार बहुत सारे काम करती है, बट ये एक्टिवनेस शो करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो ये सारा का सारा जो पैसा खर्चा होता है वो किस पे होता है भैया, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में। किस पे होता है बच्चों, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में। ओके, तो बोलता है नॉट लिस्टेड इनकर्ड ऑन रूटिंग फंक्शनिंग। ठीक है, जो रेगुलर रूटीन है उसमें ये कभी भी खर्चा नहीं होगा, ये इमरजेंसी फंड कहलाएगा हमेशा सरकार का। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर में बात करेंगे डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट क्या होता है, वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं देश की तरक्की में आपके खर्चा करवा रही है उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल। वो सारी चीजें जो देश की तरक्की में तो काम आ रही है बट सीधे काम नहीं आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नॉन डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन डेवलपमेंट। जो सीधे काम आए डेवलपमेंट, जो सीधे काम ना आए उसको बोलेंगे हम लोग नॉन डेवलपमेंट। अब हमें लिखना क्या है ये भी हम लोग समझते हैं यहाँ पे। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है कोई भी तरीका जिससे आप क्या कर रहे हो भाई, पैसा कमा रहे हो। पैसा कमाने के जो तरीके हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिकल सिस्टम कहलाते हैं। एंड सोशल डेवलपमेंट, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पहला क्या बोलता है, इकोनॉमिकल कंडीशन, दूसरा क्या बोलता है भैया, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एक्सपेंडिचर ऑन सच सर्विसेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल फंक्शनिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो एक्सपेंडिचर करा गया है इन सब सर्विसेज पे, ये जो नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये खर्चा किया जाए, बट यहां कहीं ना कहीं अफेक्ट किस पे आएगा भैया, सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे इसका असर आएगा। दे एड्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इससे फायदा क्या होगा कि हमारी जो गुड्स और सर्विसेज है ये यहां पे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे भैया, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे बढ़ेंगे और इसका कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में होगा। किसका भैया, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, एग्रीकल्चर पे खर्चा हो रहा है, एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है, हेल्थ पे खर्चा हो रहा है, इंडस्ट्री पे खर्चा हो रहा है। तो कैसे कैसे खर्चे कर रहे हैं भाई, तो एग्रीकल्चर में ये बोला इन लोगों ने कि हम अच्छे टाइप के सीड देंगे। ठीक है, कौन से सीड दोगे भैया, HYV सीड्स देंगे, अच्छी सीड मिलेगी तो एग्रीकल्चर अच्छी होगी यहाँ पे। दूसरा बोलता है भैया एजुकेशन में, तो सरकार ने बोला लो भैया हम यहाँ पे राइट टू एजुकेशन 2002 दे देते हैं आपको। ठीक है, अब राइट टू एजुकेशन के साथ उन लोगों ने बोला चलो भैया खाने के जुगाड़ भी कर देते हैं, मिड डे मील भी दे देते हैं हम लोगों ने। उसके बाद आने जाने की प्रॉब्लम थी तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, लो भैया हम लोगों ने आपको यहाँ पे एक साइकिल भी दे दी, लो बुक्स कॉपी किताब सब सारा क्या कर दिया यहाँ पे फ्री कर दिया। उसके बाद हेल्थ की हम लोग बात करें तो अलग अलग जगह पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बना दिए गए जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, कंटिन्यूअसली कॉलेजों पे काम चल ही रहा है, कंटिन्यूअसली डॉक्टर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब मेल नर्स भी आ गया है। तो ये सारे के सारे क्या है, सरकार के खर्चे। अब अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें तो कंटिन्यूअसली सरकार खर्चा कर रही है भाई, क्या बना रही है, SEZ जोन बना रही है,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये इस तरीके से सरकार क्या कर रही है भैया, खर्चा कर रही है, जिसके कारण आपकी गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली यहां पे इंक्रीज हो रही है। तो ये सरकार के जो खर्चे है ये हम लोगों को अब दिखने लग गए है कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो बिल्कुल सही जगह क्या हो रहा है, यहां पे इस्तेमाल हो रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की, ठीक है। तो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट तो हमें दिखा। ऐसे ही हम लोग अब नॉन डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बोल रहा है कि ये डायरेक्टली कहीं पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, ओके, बट इट इनडायरेक्टली हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। बट डायरेक्ट तो नहीं कर रहा, मगर इनडायरेक्टली क्या करेगा, ये आपकी हमेशा हेल्प करने का काम करेगा, ओके। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन द एसेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो कि इनकर्ड तो किया गया है ऑन द एसेंशियल जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज मतलब आपकी डे टू डे लाइफ की जितनी भी चीजें हैं उन सब के लिए। ऐसा देखा जाए तो सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं होगी, टॉयलेट्स नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बहुत फर्क पड़ेगा जब आप ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाएंगे और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो आगे जाके बताएंगे कि हमारे देश के लोगों को ये चीजें बताई गई थी, उन लोगों ने स्ट्रिक्टली फॉलो करा और इंडिया देखिए आज कहां से कहां पहुंच गया। तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी डिसिप्लिन अगर कोई करना चाह रहा है तो उससे फायदा आप ही का है, किसी और का फायदा नहीं है। तो यहां पे यही बोल रहा है कि ये जो खर्चे करेगा ये इनडायरेक्टली करेगा है, मगर आपका कहीं ना कहीं उसमें बेनिफिट है, ओके। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, पुलिस एंड जस्टिस, ठीक है। अब ये डिफेंस में जो खर्चा हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग बात करें बीएसएफ पे खर्चा हो रहा है या तो पैरामिलिट्री पे खर्चा हो रहा है, ठीक है, जैसे सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इन सब पे जो खर्चा हो रहा है भाई, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमें सेफ एंड सिक्योर करने का काम कर रहा है। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग रात में ढंग से सो नहीं पाएंगे। पता चल रहा है आप सो रहे हैं और चाइनीज लेके खड़ा हुआ बंदे, अच्छा चलो आप बताओ, कोई पाकिस्तानी लेके खड़ा हो, तो भाई हमारे राइवल्स तो बन सकते हैं ना बहुत सारे। तो इनको सेफ गार्ड करने के लिए हमारी कंट्री के लोगों को, इसके लिए हमारे यहाँ ये सारी की सारी फोर्सेस बनाए गए। अब इनको अगर आप काम पे लगाओगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना भाई। तो ये सारा खर्चा तो है मगर डायरेक्टली नहीं दिखता, ये इनडायरेक्टली दिखता है। पुलिस, तो भैया पुलिस का काम क्या है, तो पुलिस का काम यही है लॉ समझाना आपको। तो जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं उसको पनिशमेंट दिलवाना और जिसको समझ में नहीं आ रही है उसको बैठा के समझाना, सारा का सारा सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ये जस्टिस पे, मतलब जुडिशियरी सिस्टम पे। जुडिशियरी का काम क्या होता है भाई, जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत बोलना, मतलब कि यस और नो में आंसर देके काम को खत्म कर देना। क्यों, क्योंकि लोग जो है आज भी हमारे यहाँ कोर्ट सिस्टम पे बिलीव करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सारे के सारे लोग इक्वल है, भले ही वो कोई भी हो। तो हमारे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है भैया, लॉ को। मगर उसमें भी तो खर्चा होता है, कोर्ट बनाने में, जजेस को पेमेंट देने में, ये सारे में क्या होता है, हमेशा यहाँ पे खर्चा होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट बजट है वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये बोलता है सबसे पहले बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब ये होता है कि सरकार के पास मान लेते हैं 1 लाख करोड़ रुपए आया, ठीक है, किस फॉर्म में आया, तो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स के फॉर्म में आया और 1 लाख करोड़ ही खर्चा हो गया भाई। आया भी उतना और गया भी उतना, आया राम गया राम, बताओ भाई। तो ये हो गया क्या आपका बैलेंस्ड बजट। क्या हो गया भैया, बैलेंस, मतलब दोनों ही चीजें क्या है यहाँ पे बराबर है, आ भी उतना रहा है और जा भी उतना रहा। 1000 रुपए मिला हमें एक के लिए शॉपिंग करने के लिए, खर्चा भी 1000 रुपए कर दिया तो बचा कुछ भी नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, बैलेंस्ड बजट। क्या बोलेंगे भैया, बैलेंस्ड बजट, ठीक है। नंबर 2 बोलता है सरप्लस बजट। सरप्लस का मतलब ज्यादा आ जाना, जरूरत से ज्यादा आ जाना। क्या होगा भैया, जरूरत से ज्यादा आ जाएगा तो एक ही काम होगा, क्या कि हमारे पास जो रिसिप्ट है वो ज्यादा है और एक्सपेंडिचर जो है हमारा कम है। फॉर एग्जांपल रिसिप्ट मान लेते हैं 10,000 करोड़ हुआ और एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 6,000 करोड़ हुआ। चलिए भैया डिफरेंस बताइए कितना हो गया, 4,000 करोड़। तो 4,000 करोड़ क्या कहलाएगा भैया यहाँ पे सरप्लस बजट, आया ज्यादा गया कम। नेक्स्ट बोलता है डेफिसिट। डेफिसिट का सीधा मतलब ही होता है लॉस, नुकसान। क्या होता है भैया, नुकसान। तो नुकसान का जो बजट है वो कब होगा, जब आपके पास जो पैसा आ रहा है, फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ आया और खर्चा आपका मान लेते हैं कि 15,000
करोड़ हो गया तो ये जो एक्सेस 5000 करोड़ का खर्चा हुआ है बच्चों, वो क्या कहलाएगा यहाँ पे? डेफिसिट बजट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? डेफिसिट बजट। इट इज अ काइंड ऑफ लॉस। किसका लॉस? सरकार का लॉस। अब सरकार का लॉस तो हो रहा है भाई, सरकार को आप बैकअप दो। बैकअप अगर नहीं दे पा रहे हो तो सरकार भी बोलेगी ठीक है भैया हम भी ज्यादा वसूल करेंगे। तो हमारे पास कितने टाइप का बजट होगा भैया? 3। पहला बैलेंस, दूसरा सरप्लस और तीसरा डेफिसिट। ओके, बैलेंस में क्या होगा भैया? याद करना है तो रिसिप्ट इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब सरप्लस में क्या होगा? रिसिप्ट ज्यादा एक्सपेंडिचर कम। डेफिसिट में क्या होगा? रिसिप्ट कम एक्सपेंडिचर ज्यादा। तो हमारे देश का जो बजट है वो कौन सा वाला होगा भैया? डेफिसिट वाला। क्यों? क्योंकि हमारे पास आता कम है, खर्चा यहां से ज्यादा होता है भैया। इसको बैलेंस करना आज जरूरी है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट डेफिसिट होता है इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करें, क्या क्या हम लोग प्रिवेंशन मेजर्स ले ताकि ये डेफिसिट होना थोड़े से क्या हो जाए भाई? कम हो जाए। समझते हैं पहले। बजटरी डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। बजटरी डेफिसिट शो क्या करता है भाई? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। ठीक है, जो आ रहा है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर वो ओवर है किससे? आने वाले पैसे से। द बजट कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट। इसके कारण जो डेफिसिट भी है वो कितने टाइप के हो गए भैया? हमारे 3 टाइप के हो गए। ठीक है, पहला जो डेफिसिट है उसको बोला हम लोगों ने रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा जो हो गया उसको बोला हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट और तीसरा जो हो गया उसको हम लोगों ने बोला प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, है ना। चलिए तो ये सब हम लोगों को अभी समझना है और याद भी करना है, एग्जाम में ये हमारे काम आने वाला है। ठीक है ना। चलिए अब बजटरी डेफिसिट में हम लोग आ चुके हैं, तीनों को हम लोगों ने समझ लिया है, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। अब हम लोग बात करेंगे कि लिखना क्या है। बोलता है इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है, ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, आने वाला जो पैसा है वो कम है टोटल, ठीक है, और जाने वाला पैसा जो है वो क्या है भाई? ज्यादा है। इन द कमिंग फिस्कल ईयर, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च, इसके बीच में आपका खर्चा जो है वो ज्यादा हो रहा है और आने वाला जो पैसा है वो क्या हो रहा है भैया? कम हो रहा है। ओके, तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, चलिए तो हम लोग को एक फॉर्मूला भी याद हो गया भाई। यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका इंप्लीकेशन कैसे करें भाई? हो तो गया नुकसान, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करें? कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा ना भाई। ओके, इंप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। व्हाट डज रेवेन्यू डेफिसिट मींस? है क्या एक्चुअली में? क्या ये तो समझ में आ गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम होगा, तो ये क्या कहलाएगा भैया? रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। ओके, इट इंडिकेट्स द इनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या शो करता है कि सरकार की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इनेबिलिटी टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर। जो उसके रोज के जो खर्चे थे वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो गए थे, ठीक है, और उसके पास आने वाला जो पैसा था वो नहीं आ पाया। इसके कारण कहीं ना कहीं से उसने क्या कर लिया होगा भैया? उधार कर ले लिया होगा। जैसे ही उधार लिया होगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर क्या आने लग गई होगी? प्रॉब्लम आने लग गई होगी। ओके, टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। ठीक है, तो अब जो प्रपोज्ड बजट है उसमें इसको, ये जो डेफिसिट है इसको क्या करना पड़ेगा भैया? सही करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं कर पाएंगे। ओके, इट एम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट इज डिससेविंग। अब ये डिससेविंग का मतलब क्या हुआ भैया? कि सरकार चाहती तो है बट बचा कुछ भी नहीं पा रही है। जैसे अगर यहां पे हम लोग देखें तो किसी चीज की जब डिमांड होती है वैसे ही यहां पे सप्लाई भी होनी चाहिए। ठीक है, अब डिमांड तो करने वाला जो बंदा होता है उसको हम लोग बोल देते हैं यहां पे कंज्यूमर, और सप्लाई करने वाला जो बंदा होता है उसको क्या बोल देते हैं भैया? यहां पे प्रोड्यूसर। तो अब ये जो प्रोड्यूसर है यहां पे क्या करेगा? पैसे बचाने की कोशिश करेगा। मान लेते 1000 रुपए बचाने की कोशिश करता है बट नहीं बच पाते, तो ये
-1000 हो गए। तो जब ये -1000 हो गए, यही तो है डिस सेविंग भाई। कोशिश कर रहे हैं बचाने की मगर पैसा नहीं बचा पा रहे। ऐसी कंडीशन में वो बोल रहा है कि स्पेंडिंग मोर देन व्हाट इज अर्न, जो कमाया उससे ज्यादा आपने अगर लगा दिया तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा भाई, डिस सेविंग कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, डिस सेविंग। और ये किसका पार्ट है, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट का पार्ट है। किसका पार्ट है भैया, रेवेन्यू डेफिसिट का पार्ट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। As the presented budget must be a balanced budget, so the government has to make up this deficit from capital received by taking loan. अब भैया ये प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई, अब क्या करोगे, सॉल्यूशन तो चाहिए। सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे आप, तो कहीं ना कहीं पे जाओगे, बोलोगे भैया कुछ पैसा दे दो यार, गरीबों को पैसा दे दो। ठीक है, तो अब मतलब आप क्या कर रहे हो, यहां पे लोन लेने का काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो भैया, लोन लेने का काम कर रहे हो। इट मीन्स दैट रेवेन्यू डेफिसिट ईदर लीड्स टू इंक्रीज इन द लायबिलिटी। अब क्या होगा भाई, लायबिलिटी भी तो बढ़ गई आपकी, ठीक है, और रिड्यूसेस एनी एसेट्स। मतलब रेवेन्यू डेफिसिट में आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी और एसेट्स क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसेट्स आपकी यहां पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो लोन लिया है तो कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा। यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स फॉर फाइनेंसिंग रेवेन्यू डेफिसिट। और क्या करें भैया हम लोग, तो कैपिटल रिसिप्ट्स का इस्तेमाल करें। अब कैपिटल रिसिप्ट्स कौन कौन सी थी भैया, तो 3 थी सर। क्या नाम था उनका, ब्रो। क्या नाम था ब्रो में, बी फॉर बोरोइंग, आर फॉर रिकवरी ऑफ लोन और ओ फॉर अदर रिसिप्ट्स। बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए तो अब ये क्या करेंगे भैया, कैपिटल रिसिप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे काहे के लिए, फाइनेंस करने के लिए। किसको भैया, रेवेन्यू डेफिसिट को। किसको फाइनेंस करने के लिए, रेवेन्यू डेफिसिट को। ओके, लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी कंडीशन इन द इकोनॉमी। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है भैया, किस चिड़िया का नाम है, तो ध्यान से समझिए कि अगर मान लेते हैं 22 मार्च 2020 को मैं ब्रेड का पैकेट लेने जाता हूं और वो 20 रुपए का मिल जाता है, और कोविड की सिचुएशन आ गई। अब मैं जब 25 मार्च को ये ब्रेड का पैकेट लेने जाता हूं तो ये मुझे मिलता है 25 रुपए का। तो ये 5 रुपए जो इंक्रीज हुआ, ये क्या है भैया, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहां पे भी यही बोल रहा है कि अगर कैपिटल रिसिप्ट आपने करी, बाहर से फाइनेंस करवा लिया, इसके कारण चीजें जो हैं बेटा वो यहां पे बहुत महंगी हो जाएगी। अब महंगी हो गई तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई से बचना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा और सरकार भी गिर जाती है इस महंगाई के चलते। तो ये रेवेन्यू डिफिसिट को रिकवर करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे मेजर्स की यहां पे बात करी, जिसमें ये कैपिटल रिसिप्ट जो है ये एक इंपॉर्टेंट मेजर है हमारे लिए। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे फिस्कल डेफिसिट की। क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, समझते हैं। इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। वहां पे सिर्फ रेवेन्यू की बात चल रही थी, यहां पे ओवरऑल एक्सपेंडिचर की बात चल रही है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर की बात चल रही है ओवर टोटल रिसिप्ट्स। ठीक है, अब ये टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ग्रेटर देन है कैसे, टोटल रिसिप्ट से। मगर यहां पे क्या बोलता है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को क्या कर दो बच्चों, एक्सक्लूड कर दो यहां से। ओके, इन द कमिंग फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर वही 1 अप्रैल से लेके हम लोगों ने क्या मान लिया है बच्चों, 31 मार्च। क्या एक्सक्लूड कर रहे हो यहां पे, तो एक्सेप्ट बोरोइंग, जो भी बाहर के लोगों से आपने लेके रखा है। तो ये बोरोइंग कहां से की जाती है भाई, ये ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो ये जो बोरोइंग्स है भाई, बोरोइंग्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है भाई, और इसको याद करा था हम लोगों ने ब्रो के नाम से, और ये बी का मतलब यहाँ बोरोइंग्स था। तो बोरोइंग्स कहां से करोगे भैया, तो हो सकता है हमारी कंट्री में अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो अच्छी अच्छी चीजों में एक और नाम आता है जो सरकार का बैंक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, आरबीआई। और कहां से ले सकते हो भैया, तो लोगों से भी ले सकते हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी ले सकते हो पैसा। और कैसे ले सकते हो भाई, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हो भाई। अभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में मैं लिख देता हूं यहाँ पे IMF, मैं लिख देता हूं यहाँ पे IBRD। अब एक बात बताओ, ये कमर्शियल वर्ल्ड में ये सारी की सारी बॉडी जो है ये कमर्शियल बॉडी है। जब ये कमर्शियल बॉडी है तो जाहिर सी बात है फ्री में तो आपको कुछ देगी नहीं। जब फ्री में कुछ देगी नहीं, फिर
आपको इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने वाली है। क्या होने वाली है भैया? इंक्रीज होने वाली। एसेट्स तो भूल जाओ, मगर यहाँ लाइबिलिटी जो है वो आपकी कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगी? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी भाई? इंक्रीज हो जाएगी। ओके चलिए, तो इन लोगों ने बोला कि जो फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट का वो क्या बोलता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्या बोला भैया? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां पे बात करेंगे इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अब ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो किस किस तरीके से हम लोगों को कैलकुलेट करना है? तो ये बोल रहा है फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बता रहा है ये? कि सरकार की टोटल बोरोइंग्स कितनी है, सरकार ने कहां कहां से पैसा लिया, किस काम के लिए पैसा लिया, ये सारा का सारा क्या बताता है? हमें फिस्कल डेफिसिट बताता है। और ये कब तक के बताना है? तो भैया 1 साल के अंदर ही बताना है, क्योंकि आप बात कर रहे हो सर फिस्कल ईयर की, तो 1 ही साल के अंदर होगा ना भाई। चलिए नेक्स्ट बोलता है भैया नंबर 2 इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हम लोग को पता है जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट मेनली बोरो फ्रॉम आरबीआई टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट। सरकार जो पैसा लेती है वो अपने खुद के बैंक से लेती है, जिसका नाम है भैया आरबीआई। मगर आरबीआई के साथ वही है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया भैया। क्यों? तो भाई ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी इसकी। क्यों कमर्शियल प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये क्या करेगा? फ्री में किसी को भी नहीं देगा। पैसा दे तो देगा, मगर लेते टाइम आपसे बोलेगा क्या भैया चलो इंटरेस्ट दो, बिना इंटरेस्ट के तो ये अगले बार फिर आपको पैसा नहीं देगा, रिकॉर्ड खराब हो जाएगा आपका। आरबीआई प्रिंट न्यू करेंसी टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। अब आरबीआई क्या कर सकती है? नई करेंसी को क्या कर सकती है? प्रिंट भी तो कर सकती है। बट आरबीआई अपने मन से कर सकती है क्या? चलिए मान लेते किसी मिनिस्टर का फोन गया और यहाँ आरबीआई को जो गवर्नर है वो सीट पे बैठा हुआ है, उनने कहा भैया मेरे यहाँ बिटिया की शादी है, चलो एक काम करो 2000 करोड़ छाप दो भैया 1000 के नोट में। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आरबीआई अपने आप में क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब इसके पास खुद की इंडिविजुअल पावर है, किसके लिए? प्रिंटिंग और मिंटिंग ऑफ करेंसी के लिए। समझते हैं इसको क्या होता है प्रिंटिंग एंड मिंटिंग? ठीक है, तो प्रिंटिंग का मतलब होता है नोटों को छापना और मिंटिंग का मतलब होता है किसको छापना? कॉइन्स को छापना भाई। मतलब मेटल जो करेंसी है वो आपकी हो गई मिंटिंग और पेपर जो करेंसी हो गई उसकी हो गई प्रिंटिंग। बट कैसे छापोगे? तो सर यहाँ पे एक सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं हम लोग एमआरएस। क्या होता है भैया? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें आपके पास लगभग 200 करोड़ रुपए आपके पास रिजर्व होना चाहिए, जिसमें से लगभग 115 करोड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए भैया? गोल्ड होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड होना जरूरी है। 115 करोड़ का गोल्ड अगर है तो बात करो, बट 115 में थोड़ी ना होगा, 200 करोड़ की बात हुई है। तो ये जो बचा हुआ है आपका 85 करोड़, ये फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इन दोनों को मिला के 200 करोड़ रुपए है आपके पास, तो आरबीआई का गवर्नर जो है वो कुछ करेंसी की प्रिंटिंग मिंटिंग कर सकता है, अपने मन से वो कुछ भी छाप नहीं सकता। ठीक है, बट ये हमारे यहाँ की जो करेंसी है इंडियन नेशनल रुपी INR, ये मोस्ट स्टेबल करेंसी है। क्यों? क्योंकि आज भी 1 INR जो है अभी भी 100 पैसा होता है। ये बात हम लोग को याद रखनी है। तो अब भैया यहाँ फिस्कल डेफिसिट में नुकसान हो रहा है हमारा कंटिन्यूअसली सरकार का। सरकार आरबीआई को बोलती जाओ भैया नोट छाप दो, ऐसा थोड़ी ना होता है, नोट छाप दो बोल दिया तो छाप देंगे। अब किसी ने बोला मुझसे कि सर एक काम करते हैं 10,000 के नोट छाप देते हैं और सब लोगों को 10,000 रुपए दे देते हैं। अब आप दिमाग लगाओ, सबके पास 10,000 रुपए का नोट है। अब मान लेते हैं ये 10,000 रुपए के नोट में मान लेते हैं कि कोई एक चेयर खरीदने जाता है, तो वो चेयर भी 10,000 रुपए की है। कोई एक पेन खरीदने जाता है तो वो भी 10,000 रुपए का है। और अगर मान लेते हैं कोई रिफिल खरीदने जाता है वो भी 10,000 रुपए का है। तो आप खुद दिमाग लगाओ कि जब हर चीज 10,000 रुपए की है तो हर चीज में 10,000 रुपए की महंगाई बढ़ी है, मतलब कि ये 10,000 रुपए जो है यहां पे ये इन्फ्लेशन रेट है। तो बड़ी करेंसी छापना सबसे बड़ी बेवकूफी है। छोटी करेंसी छापेंगे तो यहां पे लिक्विडिटी भी अच्छी रहेगी, लोग उसको बहुत ज्यादा कैरी भी नहीं करेंगे और ब्लैक मनी जो है वो बहुत ज्यादा कोई सेव नहीं करेगा। अगर मान लेते 10,000 का नोट है,
मुझे किसी को पैसा देना है तो एक बोरे में करोड़ों रुपए रख के मैं दे सकता हूं, बट अगर मान लेते हैं 20-20 रुपए का नोट है, कितने बोरे रखूंगा? एक ट्राली भर के मेरे को पैसा ले जाना पड़ेगा, जेसीबी से उठवाना पड़ेगा और पहुंचवाना पड़ेगा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। मगर 10,000 के नोट पे ब्लैक मनी इधर उधर आराम से जा सकती है, करप्शन बढ़ सकता है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है। करेंसी की वैल्यू अगर यहां पे क्या करी जाएगी? बढ़ाई जाएगी। ओके, तो आरबीआई को फिस्कल डेफिसिट में बोला गया कि भैया एक काम करो, आप करेंसी छाप दो, इफ इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड क्रिएट्स इन्फ्लेशन कंडीशन। अगर सरकार ने ऐसा आदेश दे दिया तो एक ही चीज होगी भैया, इन्फ्लेशन यहां पे बहुत तेजी से क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा। मान लेते हैं किसी के पास 1,000 रुपए थे, अब मान लेते हैं उसके पास 10,000 रुपए, तो ये जो 9,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिला है ना, ये उसको फिजूल खर्ची में ही लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता था मेरे पास 1,000 रुपए आता था, 9,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगा तो वो फिजूल खर्ची करेगा, और फिजूल खर्ची करेगा तो जबरन के किसी भी चीज के रेट जो है वो जबरदस्ती बढ़ाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि देने वाला पैसे तैयार है, तो हर चीज के रेट मार्केट में क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएंगे। इसके कारण हमारी इकोनॉमी जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन पे भी जा सकती है, 10% से ज्यादा रेट भी यहां पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेवकूफी है कि अगर आप यहां पे नुकसान हो रहा है और नई करेंसी और हैवी करेंसी छापे, मतलब कि जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा है वो करेंसी यहां पे नहीं छापना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फॉरेन डिपेंडेंस की। फॉरेन डिपेंडेंस का मतलब होता है दूसरी कंट्री पे हम लोग डिपेंड हो जाए कि भैया वो हमें कुछ क्या कर दे, मदद कर दे। अब दूसरी कंट्री में या तो वो कंट्री होगी या तो हमारे पास दो इंस्टीट्यूशन है, एक तो आईएमएफ, दूसरा जो है बच्चों वो आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कॉमनली नोन एज वर्ल्ड बैंक। चलिए, तो यहां बोलता है बिसाइड्स आरबीआई, आरबीआई के अलावा गवर्नमेंट में ऑल्सो बोरो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोगे तो भैया पैसा चुकाना पड़ेगा और इंटरेस्ट तो और ज्यादा देना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट इट रेजेस द डिपेंडेंस ऑफ डोमेस्टिक कंट्री ऑन फॉरेन कंट्री। अब हम लोग दूसरी कंट्रियों पे क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट हो। जैसे तैसे तो ब्रिटिशर्स यहां से गए हैं, अब सुकून की सांस लेना शुरू करिए, फिर उनसे मांगेंगे पैसा और फिर वो हमें गुलाम बना लेंगे। तो इससे अच्छा एक काम करें, हम खर्चे कम करें, समझदारी दिखाएं, जहां जरूरत नहीं है वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर ले। मगर इंडिया में क्या है? दिखावा सबसे ज्यादा है। मतलब गाड़ी लेनी है तो इतनी लेनी है, इतनी बड़ी की गाड़ी लेनी है, इतने महंगे ज्वेलरी दिखानी है, दुनियादारी, मतलब दिखावे के चक्कर में इंडिया पीछा हो गया। जहां से हम लोगों को ज्ञान लेना है वो सब चीजें चली गई है और हमारे पास क्या बच गया है? सिर्फ दिखावा बच गया। तो ये दिखावे के चक्कर में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो नीचे चले जा रही है। वेस्टर्न कंट्रीज दिखावा नहीं करती, इसीलिए वो इकोनॉमिकली रिच है, और हम लोग देखा जाए तो सिर्फ कपड़ों में रिच है। ठीक है ना, ये डिफरेंस है हमारी सोच में। ओके, ध्यान से समझिएगा। हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ, इसके कारण कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है उसकी ग्रोथ भी जो है वो क्या हो जाएगी भैया? सफर कर जाएगी। ये हमें याद रखना है। बोरोइंग इंक्रीजेस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आज अगर उधार ले लिया, मान लेते हैं मिस्टर सिंह ने उधारी ले ली, मान लेते हैं मिस्टर सिंह किसी कारण से उनकी डेथ हो जाती है, अब उनका जो सन था उस पर यह बर्डन है, उसके सन की भी डेथ हो जाती है। ठीक है, और फिर उसका जो सन था ये इस पे आ जाती है। तो ये जो उधारी है ये तो ट्रांसफर होती चली जा रही है ना। अगर एक जनरेशन पे उधारी है तो अगले पे आएगी, अगले से अगले पे आएगी। मतलब इंडिया में भी तो यही होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर है, इस प्राइम मिनिस्टर से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, अप टू सो ऑन। ये तो चलता ही रहेगा ना भैया सिलसिला, तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा भाई यहाँ पे, है ना। चलिए, तो इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ज्यादा दूसरी कंट्रियों पे भरोसा ना करें और दूसरी कंट्रियों पे डिपेंडेंट यहाँ पे हम लोग ना रहे। ओके, एज इट क्रिएट्स अ डेब्ट ट्रैप ऑफ द लोन। और एक बार अगर इस उधारी खाते में फंस गए तो इससे निकलना जो है बहुत ही डिफिकल्ट काम हमारे लिए यहाँ पे हो जाएगा। ओके, इट एडवर्सली अफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ, और इसके कारण हमारा जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो तो क्या हो जाएगा? गया, भूल जाओ उसको। क्यों? क्योंकि उधारी में रहोगे तो हमेशा पैसा चुकाने की बात करोगे, पैसा कमाने की बात तो हो ही नहीं पाएगी यहाँ पे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ द रेट ऑफ द कंट्री। ठीक है, चलिए, तो यहां हम लोगों ने कुछ इंप्लीकेशंस की बात करी फिस्कल डेफिसिट के। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहां पे कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, कहां कहां से पैसा ला के हम लोग फिस्कल डेफिसिट को क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं।
तो ये बोलता है गवर्नमेंट कैन यूज एनी ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहला हम लोगों ने बोला क्या, बोरोइंग। गवर्नमेंट कैन फाइनेंस इट्स फिस्कल डेफिसिट थ्रू बोरोइंग, उधार मांग लो। इट कैन बोरो फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस, पब्लिक और कमर्शियल बैंक। मतलब यहां पे सीधा सीधा अगर ये लॉन्च कर दे क्या, ओएमओ, ये, और फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएमएफ, आईबीआरडी, ये सारे के सारे हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है जो कि हमें पैसा यहां पे दे सकती है। ओके, चलिए, तो यहां पे हम लोग बोरोइंग्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी कर रहे हैं। हाँ, छोटी करेंसी अगर आप छापते हो तो हो सकता है कि यहां पे आप ओवरकम कर जाओ, बट बड़ी करेंसी छापना तो कहीं से कहीं तक का सॉल्यूशन नहीं है। ओके, बिसाइड्स बोरोइंग गवर्नमेंट हैज वन मोर ऑप्शन। बोरोइंग के अलावा हम लोग बात करें एक और ऑप्शन है, टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट विच इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। फाइनेंस करवा ले, हाँ भैया हम लोग समय आने पे आपको क्या करेंगे, चुका देंगे विद इंटरेस्ट, आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटी। गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रख दे और आरबीआई से बोले भैया थोड़ी सी मदद कर दो, कुछ समय की बात यहाँ पे है। ओके, टू मीट इट फिस्कल डेफिसिट आरबीआई इश्यूज न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पस। क्यों, क्योंकि अभी सिक्योरिटीज आ गई है तो इसके अगेंस्ट में आरबीआई थोड़ी सी तो क्या कर सकता है, विल को बढ़ा के कहीं ना कहीं पेमेंट तो थोड़ी सी कर सकता है यहां पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग। When capital receipts are not given, then borrowing is equals to fiscal deficit। अगर कैपिटल रिसिप्ट जो है वो गिवन नहीं है, इस केस में बोरोइंग जो है वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी भाई, फिस्कल डेफिसिट के बराबर हो जाएगी। बोरोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर सोर्स। बोरोइंग जो है वो एक अच्छा सोर्स माना जा सकता है फॉर फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए हम लोग बोरोइंग्स यहां पे कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई सिक्योरिटीज रख रहा है किसकी, गवर्नमेंट की यहां पे। ओके, एज इट डज नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और ये बोल रहा है कि इसके कारण जो इकोनॉमी है उसमें ये मनी सप्लाई नहीं बढ़ा रहे हैं। ओके, विच इज द मेन रीजन ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि क्या था अभी तक का मेन रीजन था। अगर नई करेंसी आप अननेसेसरली छाप देंगे तो यहां पे हमेशा क्रिएट क्या होने वाला है भाई, इन्फ्लेशन, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स होगा। ओके, लास्ट हम लोग बात करते हैं यहां पे प्राइमरी डेफिसिट की। ठीक है, क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट, पहले हम लोग वो समझते हैं। It refers to the difference between fiscal deficit of the current year and the interest payment of the प्रीवियस ईयर बोरोइंग्स। आपने जो भी करंट ईयर में फिस्कल डेफिसिट बियर किया उसमें से प्रीवियस ईयर की जो बोरोइंग्स है उसको डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। क्या कहलाएगा यहां पे, ये प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो गया, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो क्या होता है भाई, ये फिस्कल डेफिसिट अभी हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है भाई फिस्कल डेफिसिट। तो हमारे पास जो भी एक्सपेंडिचर था वो ज्यादा था और जो आने वाली इनकम थी वो क्या थी, यहाँ पे कम थी। तो ये क्या हो गया हमारे लिए भैया, फिस्कल डेफिसिट। इसमें से क्या हटा दिया हम लोगों ने, अब इंटरेस्ट पेमेंट हटा दिया। तो ये जो डेफिसिट है इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, प्राइमरी डेफिसिट। क्या हो गया भैया, प्राइमरी डेफिसिट। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट की। ठीक है, चलिए। It indicates how much of the government borrowings are going to meet। मतलब सरकार की कितनी बोरोइंग्स है अभी भी, ठीक है, टू मीट इट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। अभी इस साल कितना खर्चा है पहले उसकी बात बताओ और उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को हटाओ, तब जाके बनेगा आपका क्या, प्राइमरी डेफिसिट। क्या बनेगा बच्चों, प्राइमरी डेफिसिट। द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब जो प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का डिफरेंस है वो क्या शो करता है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। तो हमें कितना पैसा मिला था दूसरे से, अब हम लोगों को उसको क्या करना है भाई, चुकाना है विथ इंटरेस्ट। ठीक है ना, चुकाना है विथ इंटरेस्ट। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट पेमेंट। क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग्स मेड इन द पास्ट। जो आपने गलती से किसी कारण से लोन ले लिया था उसको चुकाने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वही तो कहलाता भाई क्या यहाँ पे, इंटरेस्ट पेमेंट। ओके,
अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट, अगर मान लेते हैं कम है प्राइमरी डेफिसिट या तो जीरो है प्राइमरी डेफिसिट, इंडिकेट्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ अर्लियर बोरोइंग हैज फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। कहीं ना कहीं पुरानी जो चीजें हैं उसमें फोर्सफुली आपसे कहा जा रहा है कि भाई अब तो पैसा चुका दो, नहीं तो हमारा काम यहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो ये हम लोगों ने कुछ इम्प्लीकेशंस की बात करी यहाँ पे। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने जो पूरा बजट याद किया अच्छे से, तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भैया, बहुत सारे कोड्स बनाने पड़ेंगे। कोड्स बनाने से फायदा ये रहेगा कि एग्जाम में जब आप फ्लो चार्ट के थ्रू याद करके जाएंगे तो सीक्वेंस याद रहेगा, कोई भी चीज आप क्या नहीं करेंगे वहां पे स्किप नहीं करेंगे। इसीलिए दिमाग में हर चीज को क्या करें, आप फीड करें फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। जैसे ये ए, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, बी और सी में। अब बी और सी को फर्दर डिवाइड कर लो भैया डी और ई में, इसको भी फर्दर डिवाइड कर लो। तो इस तरीके से जब आप फ्लो चार्ट पे कोई काम करेंगे तो बहुत ही कम जगह में आपके काम दिखने लगेंगे और एग्जाम में यही सारी चीजें क्या आने वाली है, आपको काम आने वाली है। तो इस तरीके से आप पूरे चैप्टर के बाद एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और इसको पूरे का पूरा फ्लो चार्ट को यहां पे बना ले, ठीक है। तो जो आपके बजट पे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। अब ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है स्टेप अप एकेडमी चैनल को, ठीक है। और यहाँ पे सारी की सारी ये फैसिलिटीज FOC दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो बने रहिए मेरे साथ, और वीडियोस और इंटरेस्ट के साथ में लेके आने वाला हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।